हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री की अपनी सीरीज स्टार्ट की थी और ये है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। समझ आया? चले देखते हैं भाई एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट आ चुका है, तो सबसे पहले तो वही देखिएगा भाई। अब सुनो, आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करने वाले हैं। लास्ट क्लास से मैंने सिर्फ आप लोगों को एक सीक्वेंस बताया था, एक क्रोनोलॉजिकल बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमारे आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो ध्यान से भाई, जब भी प्राचीन इतिहास आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बताओ कब से लेके कब तक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 20 लाख बीसी से लेके 712 एसी तक। अब सुनो भाई, 20 लाख बीसी से लेके, और यहां पे जैसे आप लोगों को मैं बताऊं भाई, इसको भी ना हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री होगा इसको मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं, याद रखना। एक रहेगा हमारा फेज फर्स्ट और एक रहेगा हमारा फेज सेकंड। एक फेज फर्स्ट और एक फेज सेकंड। जो फेज फर्स्ट होगा दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे 20 लाख बीसी से लेके और 600 बीसी तक का इतिहास पढ़ेंगे भाई। पॉइंट सुनो, यहां पे मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बता रखा है। मान लो ये है हमारा 0, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ भाई। इधर आएगा 712 एसी। एसी का मतलब आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इधर आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक साल था जहां से हमारी स्टार्ट हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री। तो वो कौन सा साल था? 20 लाख बीसी है। आगे सुनो भाई, अब वहां से लेके 20 लाख बीसी से हमने जर्नी स्टार्ट करनी है। और भाई हम ऐसे करते करते एक साल आएगा हमारा 600 बीसी। एक साल आएगा 600 बीसी। तो ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक का जो इतिहास है, ये है हमारा फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन इस क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों 600 बीसी से लेके 712 एसी तक का इतिहास। यानी सबसे पहले मैं आपको फेज सेकंड कवर कराऊंगा और इसके बाद हम फेज फर्स्ट कवर करेंगे और हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री यहां से लेके और 712 तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ये है फेज फर्स्ट, और यहां से लेके फिर यहां तक, और ये है हमारा यहां से लेके यहां तक, ये है हमारा फेज, ये है दोस्तों हमारा फेज सेकंड। यहां से लेके यहां तक ये हमारा फेज सेकंड। तो पहले तो फेज फर्स्ट फेज सेकंड आपको पता होना चाहिए। आगे सुनो, तो भाई फेज फर्स्ट में ना आप लोग केवल 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं 3 टॉपिक कराऊंगा। पहला टॉपिक होता है आप लोगों का स्टोन एज यानी पाषाण काल। अभी तो बात नहीं करेंगे, जब कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें कितने टॉपिक है? यहां से लेके यहां तक है 3 टॉपिक है। एक पाषाण काल पढ़ोगे, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक हम करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक होगा। एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक जो होगा वो आप लोग पढ़ोगे वेदों के बारे में। 4 वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके अलावा 2 हम धर्म पढ़ने वाले हैं, रिलीजन, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। 2 धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन धर्म। तो ये हमारा सिलेबस है फेज फर्स्ट का, फेज फर्स्ट का। लेकिन आज जो मैं कराने वाला हूं इस क्लास में वो करेंगे फेज सेकंड, जो कि हमारा फेज सेकंड जब भी कहूंगा बताओ एंशिएंट हिस्ट्री का फेज सेकंड कब से स्टार्ट होता है? 600 बीसी से लेके और 712 एसी तक। और यहीं से राजा महाराजा बनने स्टार्ट हुए थे। यानी हम पढ़ने वाले हैं राजाओं से। जब से राजा बनने स्टार्ट हुए, राजा कब से बनने स्टार्ट हुए? 600 बीसी से हुए भाई। आगे सुनो, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, याद रखना। तो मैंने आपको कहा हम अपना इतिहास कब से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं 600 बीसी से लेके 712 एसी तक। और ये है दोस्तों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का फेज। ये कौन सा फेज है? फेज सेकंड पढ़ रहे हैं सबसे पहले। समझ आ गया? अब सुनो आगे। देखो भाई, साल था 600 बीसी और मैंने आप लोगों को बताया था 600 बीसी जब था भारत में, तो उस समय क्या था? तो 600 बीसी के पास ना भारत में ना 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। याद रखना इस पॉइंट को, 600 बीसी के पास 16 महाजनपद थे। ये फिर आप ये कहोगे हमको कैसे पता भाई? तो हमको ना 2 किताबों से पता चला है। एक है बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध लिटरेचर है, और एक जैन ग्रंथ। ये 2 किताबें हमको बताती है कि 600 बीसी के पास भाई 600 बीसी के पास 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ तो था दोस्तों हमारा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? एक है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है भगवती सूत्र। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये 2 लिटरेचर है, ये 2 लिटरेचर है जो हमको बताते हैं 600 बीसी के पास 16 महाजनपद थे। इंग्लिश हिंदी सेम है भाई, एक अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख हमको कैसे पता चला? किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ये किताब है अंगुत्तर निकाय, इसमें लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे भाई 600 बीसी के पास। और ऐसा ही एक जैन किताब है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। उसमें भी लिखा हुआ है कि 600 बीसी के पास कितने महाजनपद थे? 16 भारत में। चले भाई, एक बेसिक मैंने आइडिया दिया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो भाई, ये जो 16 महाजनपद है ना, ये आज के हिसाब से किस प्रकार फैले हुए हैं। ये जो 16 महाजनपद थे ना दोस्तों, मैंने 5 कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 16 महाजनपद में ना एक महाजनपद था दोस्तों हमारा, या आप कह सकते हैं 2 महाजनपद थे। चलिए मैं बता देता हूं, एक महाजनपद हमारा पाकिस्तान में था और एक था अफगानिस्तान में, एक था पाकिस्तान में और एक था अफगानिस्तान में। इनके नाम धीरे धीरे अब सीखते जाओ। मैं अगर आपसे पूछूं ना पाकिस्तान में कौन सा था भाई, तो आप बोलोगे गांधार। गांधार एक महाजनपद का नाम है। और अफगानिस्तान में कौन सा था, कंबोज। अफगानिस्तान में कौन सा था, कंबोज। दोस्तों पेपर में याद रखना 16 महाजनपद है, तो 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी याद रखना है, पेपर में आने वाला है। याद रखना कोई ना कोई, लास्ट ईयर पेपर देखो आप लोगों के पास होंगे दिल्ली पुलिस वाले, समझ आया। तो 16 महाजनपदों में कोई ना कोई महाजनपद की आपसे क्या पूछी जाती है, कैपिटल पूछ ली जाती है। तो वो सबसे पहले हम कैपिटल कराएंगे। दूसरा, या आपसे पूछा जाता है भाई कहां कहां पे कौन सा फैला हुआ था, किस राज्य में कितने थे। तो सबसे पहले ये कैटेगरी सीख लो भाई। आपसे पूछा जाएगा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया प्रेजेंट डे में जो हमारा भारत है, आउटसाइड इंडिया कितने महाजनपद फैले हुए थे, 2, एक पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में। पाकिस्तान वाले महाजनपद का क्या नाम था, गांधार। अफगानिस्तान वाले का क्या था, कंबोज। ये महाजनपद के नाम है। अभी इनकी राजधानी बात करेंगे भाई, आगे सुनो। अब आएंगे भारत में, अब आएंगे आज का जो भारत है। ये तो है आउटसाइड इंडिया वाले। आज का जो भारत है याद रखना, एक था भाई साउथ इंडिया में, केवल एक ही था साउथ इंडिया में, जिसका नाम है असमक। क्या नाम था, असमक। असमक एक महाजनपद का नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद का नाम बताओ, यही पेपर में क्वेश्चन आते, तो वो कौन सा था, असमक महाजनपद था। आगे सुनो भाई, एक था राजस्थान में और एक था एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। पेपर में सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बताओ राजस्थान का 4 ऑप्शन आएंगे, बताओ इनमें से कौन सा महाजनपद था जो राजस्थान में फैला हुआ था। तो राजस्थान वाला जो महाजनपद था उसका नाम था दोस्तों हमारा मत्स्य। क्या था, मत्स्य। लिख देता हूं मैं, मत्स्य महाजनपद कहां फैला हुआ था, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन सा फैला हुआ था, अवंती। अवंती एक महाजनपद था जो कहां फैला हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों याद रखना 3 महाजनपद थे बिहार में। आज का जो बिहार है ना, वहां पे कितने महाजनपद थे, 3। कितने थे, 3 थे। उनका नाम सुन लो भाई, उनका नाम सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक था मगध, एक था अंग और एक था वज्जी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ना इनकी लोकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन सा महाजनपद है। थोड़ा सा इसी में टाइम देंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसके बाद ना 620 के बाद जितना भी काल चलेगा, जितना भी इतिहास चलेगा ना, वो बार बार इन्हीं का जिक्र होगा, कंबोज, गांधार, असमक, मत्स्य, अवंती। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा ये पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में। कौन कौन से महाजनपद थे, ये 16 के 16 नाम पता होना चाहिए, और कहां पे कौन सा था धीरे धीरे याद करोगे तभी याद होगा भाई। बिहार में कितने महाजनपद थे, 3। कौन कौन सा, मगध, अंग और वज्जी। देखो एक बात और सुन लो, मगध ने ना सबसे पावरफुल कौन सा था, मगध। मगध ने ना सबसे पहले अपना अंग बनाया था वज्जी को। ये याद करने का तरीका बताया मैंने आप लोगों को कि 3 बिहार के आप याद कर सकते हैं। मगध ने सबसे पहले किसको कब्जाया था, वज्जी को। तो याद कैसे करोगे, मगध ने सबसे पहले अपना अंग किसको बनाया था, वज्जी को। तो इस प्रकार 3 तो याद हो गए बिहार के। और दोस्तों याद रखना 8 महाजनपद थे यूपी में। कितने महाजनपद थे यूपी में, 8। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या कहां है भाई, यूपी में। इसके अलावा जो भी बच गए ना, इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे यूपी के हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आप लोगों को यूपी के कौन कौन से हैं, तो एक था दोस्तों कौशल महाजनपद, कौशल था, काशी था, वत्स था, मल्ल था, पांचाल था। तो धीरे धीरे अभी मैं कैपिटल याद कराऊंगा ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी है आप लोगों के, समझ आया। पहले सुन लो, पहले आप लोगों को ये याद रखने हैं, क्योंकि ये याद हो गए। इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे कहां के हैं, यूपी के। तो पहले मैं इनकी राजधानी याद कराऊंगा, फिर बात करेंगे यूपी वालों की। चले भाई सुनो आगे। सबसे पहले स्टोरी आप लोगों को फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले तो हम लोगों को यही याद करने होंगे, ये महाजनपद की लोकेशन कौन सा कहां पे है। ये याद नहीं किया तो आगे की स्टोरी कुछ रिलेट नहीं कर पाओगे, समझ आया। जितना मैं कहता जाऊं उतना करते जाओ, आप लोगों का अपने आप सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा भाई। देखो इधर पाकिस्तान है, बताओ पाकिस्तान वाला कौन सा महाजनपद था। इधर है अफगानिस्तान, में आपसे पूछूंगा अफगानिस्तान में कौन सा महाजनपद था। तो अफगानिस्तान में था दोस्तों कंबोज, कंबोज था, कंबोज। और पाकिस्तान में कौन सा था, गांधार,
पाकिस्तान में कौन सा था? गांधार। अब इनकी कैपिटल सुन लो, साथ साथ कैपिटल बता रहा हूं। गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तक्षशिला जो बार बार यूज होगा, आगे आने वाले टॉपिक जो होंगे ना, बार बार तक्षशिला का युद्ध होगा कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया, तक्षशिला में ये हुआ, तक्षशिला में ये हुआ। तो आपको पता होना चाहिए तक्षशिला कहां है। आप बोलोगे पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में है। गांधार की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। कंबोज की कैपिटल हुआ करती थी हाटक। हाटक। कंबोज की कैपिटल क्या हुआ करती थी? हटा। देखो हाटक, हटा याद करेंगे। कम्बोज, कम्बोज रख भाई मेरे ऊपर, हटा। हटा यानी हाटक, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। कम्बोज रखो मेरे ऊपर से, हटा कुछ चीजें, हटा हटा यानी हाटक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। आगे सुनो, मैंने कहा था हमारा साउथ इंडिया में एक ही महाजनपद था जिसका नाम क्या था? असमक था। और ये असमक ना लगभग आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में था। साउथ इंडिया के कहां पे था? महाराष्ट्र में। और ये जो असमक की कैपिटल है ना, इसकी कैपिटल थी पोतली। ठीक है, असमक की पोतन या पोतली बोले जाते हैं, पोतन या पोतली। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, ऐसे कैसे भाई? तो असमक को याद रखेंगे हसमत, असमक, हसमत तोतली, हसमत तोतली, पोतली तोतली पोतली, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेट करने की बात करा रहा हूं मैं, सुनते जाए भाई। इसके ऊपर ये महाराष्ट्र में असमक था। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एमपी में था एक अवंती। एमपी में कौन सा महाजनपद था अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे अवंती था। एमपी में था अवंती महाजनपद। और अवंती की ना दो कैपिटल हुआ करती थी। अवंती की दो कैपिटल हुआ करती थी, या दो क्या, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती, इस प्रकार डिवाइड किया हुआ था इन्होंने। अवंती की ही कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन। पेपर आते हैं उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? अवंती की। और सबको पता है उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों एक राजधानी हुआ करती थी महेशमती। एक राजधानी हुआ करती थी महेशमती। समझ आया? अवंती की, नॉर्थ अवंती की उज्जैन थी, साउथ अवंती की महेशमती थी। चले भाई, मध्य प्रदेश में एक ही महाजनपद था, वो आपको पता चल गया। एक था राजस्थान, और राजस्थान में जो महाजनपद था उसका नाम था, दोस्तों देखो जितना स्लो कराऊंगा उतना आप लोगों को दिमाग में बैठेगा, याद होगा भाई। राजस्थान में एक ही महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? विराटनगर। समझ आया? मछली बहुत ही विराट होती है। समुद्र में जो भी मछलियां होती है, कई मछलियां तो बहुत ज्यादा विराट होती है। विराट यानी बहुत बड़ी। समुद्र में कुछ मछलियां बहुत क्या होती है? विराट। इसी से रिलेट करेंगे। हसमते तोतली पोतली। समझ आया? गांधार की क्या थी? तक्षशिला। कम्बोज रख भाई, हटा समान, हटा 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 सावन की घटा, कम्बोज यानी हाटक। अरे याद हो चुका, हसमत तोतली, अवंती ऐसे उज्जैन। मत्स्य मछली बहुत विराट भी होते हैं। गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक। बताओ ये राजधानी याद हुई या नहीं हुई भाई? अरे याद हो चुकी है। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। अब मैं बात कर रहा हूं बिहार की। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कहां की? बिहार की। बिहार में बताओ कितने महाजनपद थे? अभी अभी मैंने बताया 3 थे। एक मगध था, मगध, और एक था अंग, मगध अंग, और एक वज्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वज्जी, याद रखना, क्योंकि ना इसकी राजधानी का बार बार जिक्र होता है। इसकी राजधानी का बार बार जिक्र होगा वज्जी की। वज्जी वैसे वैशाली, वैसे वज्जी वैसे वैशाली। वैशाली बताओ किस महाजनपद का एक शहर है? ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, डायरेक्ट ऐसे कैसे आएंगे? तो वैसे वज्जी वैसे वैशाली। और वैशाली में ही एक और जगह थी लिच्छवी। भाई ये 2 शहर बताए हैं मैंने। लिच्छवी याद रखना, लिच्छवी, ये 2 याद रखोगे। मैं पूछूंगा ना, लिच्छवी एक शहर एक सिटी है। जैसे मैं बात करूं हरियाणा है, हरियाणा में रोहतक भी फेमस है भाई, झज्जर भी फेमस है, बहादुरगढ़ भी फेमस है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट शहरों की बात की। तो ऐसे जब भी वज्जी का नाम आएगा ना, वज्जी में ही वैशाली था, और वज्जी में राजधानी तो वैशाली है बस। और एक शहर और था, एक संघ था जिसका नाम क्या था? लिच्छवी। मैं पूछूंगा ना लिच्छवी का संबंध किससे, तो आप बोलोगे वज्जियों से है। आगे सुनो, अंग की कैपिटल थी चंपा। अंग की कैपिटल थी चंपा। देखो भाई ऐसा कोई महाजनपद नहीं होगा आप लोगों के सामने, अंग के ऊपर भी बिंदी है, अंग, और चंपा के ऊपर भी बिंदी है ना, तो किसी के ऊपर दोनों में बिंदी नहीं मिलेगी आप लोगों को। समझ आया? अवंती की क्या थी? उज्जैन, हसमत तोतली, गांधार, तक्षशिला, मत्स्य, विराटनगर। मगध की कैपिटल देखो, मगध की कैपिटल थी गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह। देखो याद रखने का तरीका ये बताओ, 15 महाजनपदों पे राज किसने किया था? मगध ने ही तो राज किया था, राजगृह। अंग की क्या थी? ऊपर बिंदी चंपा, वैसे वज्जी वैसे वैशाली, 3 हो गए। कंबोज हटा भाई, हटा हाटक। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। मत्स्य समुद्र में कुछ मछलियां बहुत ही विराट होती, विराटनगर। ऐसे अवंती ऐसे उज्जैन।
समझ आया। और हसमत तोतली, एकमात्र साउथ इंडिया का कौन सा महाजनपद है? असमक है, जिसकी कैपिटल क्या थी? पोतनिया पोटली। बताओ भाई, ये 8 महाजनपद याद हुए, 8 बता दिए हैं, और 8 बचे हमारे कहां के? यूपी के। अब 8 महाजनपद है हमारे यूपी के भाई, 8 महाजनपद कहां के हैं? यूपी के। अब 8 में से 4 तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि राजधानी भी ऊपर लिख दूंगा, क्योंकि हम साथ के साथ याद करें भाई। एक तो था देखो काशी, सब याद कर सकते हैं भाई। काशी की कैपिटल एक था कौशल, काशी, एक था दोस्तों कौशल, एक था मल, एक क्या था? मल, और एक था चेदी, चेदी। तो पहले ये 4 सुन लो भाई, इनकी कैपिटल क्या थी? देखो सबको पता है काशी में ही तो वाराणसी है, तो वाराणसी किसकी कैपिटल थी? काशी की भाई। समझ आया। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये श्रावस्ती जगह बार बार आएगा। ये श्रावस्ती किस महाजनपद से संबंधित है? कौशल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी श्रावस्ती। अच्छा भाई, मल की कुशीनगर, भाई ये बताओ, मल यानी गंदगी होता है, गंदगी को जब हटाते हैं, गंदगी को साफ करेंगे तो खुशी तो होगी, खुशी से खुशी, कुशीनगर, कुशीनगर किसकी कैपिटल थी? मल की। चेदी शक्तिमती, चेदी की कैपिटल क्या थी? शक्तिमती। बताओ भाई, ये 4 महाजनपद यूपी के हमको याद हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल आसान है। काशी सबको पता है, वाराणसी है, कौशल श्रावस्ती है, श्रावस्ती। देखो कई सारी बस्तियां है, याद करने का तरीका सुन लो भाई। एक बात तो, ये एक बस्ती, बस्ती बोल रहा हूं, बस्ती, ये एक बस्ती है, ये एक बस्ती, ये एक बस्ती, ये एक बस्ती। मैं पूछूंगा सबसे कुशल ना ये थी, सबसे कुशल, कुशल यानी कौशल। तो जब भी आएगा कौशल, जब भी आएगा कौशल को रिलेट करोगे सबसे कुशल, कुशल क्या थी? बस्ती, बस्ती यानी वस्ती, श्रावस्ती, वस्ती, वस्ती। आगे सुनो, मल साफ करोगे तो खुशी होगी भाई, कुशीनगर। चेदी की कैपिटल क्या थी? शक्तिमती, शक्तिमती। आगे सुनो भाई, आगे सुनो, और कौन कौन सा था? यूपी का ही बता रहा हूं। यूपी का एक जो हरियाणा है, वहां पे कुरुक्षेत्र सुना होगा ना, कुरु, तो कुरु है। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। कुरु से कुरुक्षेत्र और ये दिल्ली, ये पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। समझ आया। आगे पांचाल क्या था दोस्तों? पांचाल ये है बरेली बंदायू वाला क्षेत्र। एक था सूरसेन, एक था सूरसेन जिसकी कैपिटल थी मथुरा, और एक था वत्स्य या जिसको बोलते हैं वत्स, एक था वत्स महाजनपद। देखो वत्स जो है ना, वो कोसों फैले हुए हैं, कोसों दूर तक। कोसाम्बी ये इलाहाबाद वाला इलाका है। सूरसेन यानी ये मथुरा वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? मथुरा वाला इलाका। समझ आया। अहिचित्र, अहिचित्र किसकी कैपिटल थी? पांचाल की, या पांचाल ये है बरेली बंदायू वाला क्षेत्र। एक बार सुनो भाई ध्यान से, ये हमारे मैंने कुछ महाजनपद बताए, एक बार आपको दिखा देता हूं, सुनो ध्यान से। आगे देखो, यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा पहले यहां पे देखो भाई, ये 600 BC के पास कितने महाजनपद थे? 16। आपको पता चल गया 16 महाजनपद थे। तो हमको कैसे पता? 2 लिटरेचर, एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र से हमको पता चला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। आगे सुनो भाई, भाई 16 महाजनपद है, इनकी स्थिति बताओ ना, कहां कहां पे है? यूपी में कितने हैं? 8, बिहार में कितने हैं? 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश से 1, दक्षिण भारत में 1, और भारत के बाहर समझ गए ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कितने हैं? 2। ये मैं करा चुका आप लोगों को। एक बात बताओ, अब ये कुछ 16 के 16 महाजनपद आपके सामने लिखे गए हैं। आपका काम है, मैं इनकी कैपिटल को हटा देता हूं, इनकी कैपिटल को हटाता हूं, आपको ना इनकी राजधानी बतानी और इनकी लोकेशन बताओगे भाई, कौन सा कहां पे है। देखो याद कर रहे हैं, मेरा मकसद याद कराने का है आप लोगों को। सीधी सी बात है भाई, याद करेंगे, सीधी सी बात है भाई, स्पीड से मत भागो। गांधार, एक बात बताओ जल्दी से, गांधार क्या पाकिस्तान में ही नहीं था? और गांधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। गांधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। बहुत बढ़िया भाई। अगला देखो, कंबोज अफगानिस्तान में था। कंबोज यानी हटा भाई, हटा यानी हाटक, कंबोज हटा दो, कंबोज की चीजें क्या है? हटा दो, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मत्स्य कहां पे था? राजस्थान। और कुछ मछलियां समुद्र में बहुत ही ज्यादा क्या होती है? विराट, विराटनगर। पेपर में कोई ना कोई महाजनपद की कैपिटल आएगा, मैंने पहले बता दी है भाई। कुरु कहां था? यूपी में था, और इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ है भाई। अगला देखो, सूरसेन, ये भी यूपी में है, और इसकी कैपिटल क्या है? मथुरा, मथुरा। सूरसेन की कैपिटल क्या है? देखो भाई, मथुरा निवासी सूरवीर थे ना, सूरसेन, सूरवीर, सूरवीर कौन थे? मथुरा निवासी, कृष्ण भगवान है। समझ आया। तो सूरवीर थे, मथुरा निवासी। कुरुक्षेत्र और दिल्ली इलाका, इंद्रप्रस्थ जिसको बोलते थे। आगे सुनो, कौशल यानी कुशल, कुशल कौन सी? बस्ती, बस्ती यानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, ये भी यूपी वाला इलाका भाई। पांचाल, ये भी यूपी में, मैंने कहा था बरेली वाला क्षेत्र। ये अहिचित्र या कामपिल्ल है।
अहिच्छित्र, ये इसकी भी दो कैपिटल थी भाई, अहिच्छित्र या एक थी कामपिल्ले। ये दोनों याद रखना, नॉर्थ वाली भी और साउथ वाली भी, नॉर्थ की अहिच्छित्र और साउथ की कामपिल्ले। समझ आया? पांचाल की। चेदी शक्तिमती, चेदी की कैपिटल क्या थी? शक्तिमती, शक्तिमती था भाई। भाई वत्स कोसों फैले हुए हैं, कोसों दूर तक फैले हुए वत्स, कोसाम्बी इलाहाबाद वाला क्षेत्र, काशी वाराणसी ये यूपी वाले सारे के सारे, वाराणसी ठीक है। मले हटाओगे तो खुशी होगी, यानी कुशीनगर, कुशीनगर। देखो सारी राजधानी अपने आप निकल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को सारे के सारे कैपिटल याद हो चुके, क्योंकि मैंने कहा भाई स्टार्टिंग ही यहीं से होगी, अगर ये ना आया ना तो आगे का कराने का कोई फायदा नहीं है। स्लो चलेंगे, याद करते चलेंगे, सीधी सी बात है भाई। देखो एक बार आप लोगों के सामने मैं ले आता हूं, अब ध्यान से देखना भाई, सारे ध्यान से देखना। पहले चले नीचे से लगते हैं भाई। ये बताओ मगध ने तो सारों पे राज किया था, तो राज से राज करे बिहार में। अंग इधर भी बिंदी इधर भी बिंदी है, तो अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा, ये भी बिहार का है। वैसे वज्जी वैसे क्या है? वैशाली भाई। समझ आया? अवंती की क्या थी? उज्जैन थी। एकमात्र कहां का था? मध्य प्रदेश का। हसमक पोतली यानी तोतली, हसमत तोतली यानी पोतली, पोतनिया पोतली। मल हटाओगे तो खुशी होगी, काशी वाराणसी, वत्स कोसों फैले हुए, कोसाम्बी, चेदी शक्तिमती। पांचाल की दो थी, अहिच्छित्र और कामपिल्ले। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती, सूरसेन, मथुरा। बताओ भाई ये याद हुआ है नहीं हुआ? याद हो चुका है। अब सुन लो आगे की कहानी। ये तो मैंने आप लोगों को एक बार आइडिया दे दिया है महाजनपदों का। एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में सुन लो भाई, वज्जी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी में ही मैंने अभी अभी आपको एक शहर बताया था, वज्जी में ही एक शहर था हमारा, कौन सा? वज्जी के पास ही, वज्जी कैपिटल तो वैशाली है, एक शहर था हमारा, कौन सा भाई? लिच्छवी। लिच्छवी, लिच्छवियों का संबंध किससे था? वज्जियों से। पॉइंट सुनो भाई, एक्चुअल ना वज्जी जो है, वज्जी के 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुपों ने मिलके, यानी इनको एक ग्रुप को बोला मैंने जन, 8 जन ने मिलकर ये महाजनपद बनाया है। ये वज्जी जो महाजनपद था, मैं आपसे पूछूंगा कितने जनों ने मिलकर, कितने जन मिलकर, ये जन बोला जाता है इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन ने मिलकर ये वज्जी महाजनपद बनाया। और इनमें से एक जन का नाम था लिच्छवी। ये क्या था? लिच्छवी। और ये लिख लेना क्वेश्चन, लिच्छवी ना भारत का सबसे पुराना, क्वेश्चन आता है भाई, भारत का, पूरे इंडिया का इतिहास में भारत का सबसे पुराना गणतंत्र, भारत का सबसे पुराना गणतंत्र जन कौन सा था? रिपब्लिक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रिपब्लिक एरिया, रिपब्लिक क्षेत्र कौन सा था? लिच्छवी थे भाई, लिच्छवी। गणतंत्र वो होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, देखो एक होता है राजतंत्र, मोनार्की। मोनार्की होता है जहां पे राजा का शासन हो, जहां पे एक आदमी राज करेगा, एक राजा है भाई पूरे उसमें साम्राज्य में। तो ऊपर वाले ये महाजनपद ऐसे थे कई तो, जिनमें ना सिर्फ एक ही राजा हुआ करता था, मैक्सिमम ऐसे थे भाई, एक राजा था। मगध का एक राजा था जब राज करे थे, वंश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लिच्छवी जो जन था ना, लिच्छवी जन एकमात्र ऐसा जन था जहां पे गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब है कई सारे लोग मिलकर क्या करते थे? कई सारे लोग मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे। एक की नहीं चला करती थी, कई सारे आदमी मिलकर राज क्या करते थे। वो कौन सा था? लिच्छवी। तो उसको बोला जाता है रिपब्लिक या गणतंत्र। बताओ भाई, समझ आ गया? तो एक क्वेश्चन याद रखना, भारत का सबसे पुराना रिपब्लिक जहां पे कई सारे लोग मिलकर राज करते थे, वो कौन था? लिच्छवी था। ऐसे ही क्वेश्चन में भी आएगा एक, वो जो श्रावस्ती हमने पढ़ा था ना, श्रावस्ती में एक आएगा जगह लुम्बिनी, वो भी वहां पे भी भाई संघ राज किया करते थे। संघ का मतलब कई सारे लोग। अब सुनो भाई, ये मैंने स्टोरी आप लोगों को बता दी सारी की सारी। अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं मगध, क्योंकि अब कहानी चलेगी मगध के इर्द गिर्द। अब कहानी चलने वाली है मगध। अब हमारी ये सोच लो बहुत ही मेन क्लास स्टार्ट हो गई है। पहले तो हमने महाजनपद याद कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में, क्योंकि मगध ने ही, अब हम पढ़ेंगे मगध ने किस प्रकार इन 15 के 15 महाजनपदों को क्या कर लिया? कब्जाया। अब ये स्टोरी चलेगी पूरा का पूरा फेज सेकंड में। सुनो भाई, मगध महाजनपद पढ़ रहे हैं भाई। मगध में कितने वंश आए हैं? 7 वंश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 7 वंश आए हैं। और 7 वंश को हमने पढ़ा था किस नाम से? हसीन मासुका के नाम से। हसीन मासुका के नाम से हम लोगों को पढ़ना है भाई। हैसे हर्यक वंश मगध में आने वाला आपसे पूछा जाता है। मगध में पहला वंश जो था वो कौन सा वंश था? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी था भाई। हर्यक वंश। हैसे कौन सा वंश था? तो हैसे बना हर्यक वंश। चले, शीशे शिशुनाग, न से नंद, मां से मौर्य, सु से सुंग, कैसे कणा, ये सबको पता है भाई, ये सबको पता है।
पता है या नहीं है, पिछली क्लास में बता चुका, नहीं पता तो पहले पिछली क्लास देखिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा भाई। तो सबसे पहले ना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको पता है हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और साथ से था सातवाहन वंश। एक एक करके मैं बारी बारी अब पढ़ा रहा हूँ, सुनते जाएं भाई। सबसे पहले हम किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? हर्यक वंश के बारे में। सुनो ध्यान से। अब मैं आपको सबसे पहले मगध में आने वाला पहला वंश बताओ कौन सा था। जब भी मैं आपसे पूछूंगा, हम पढ़ रहे हैं मगध का जो पहला वंश था, बताओ पहला वंश का नाम क्या है? पहला वंश था हर्यक वंश। अब सुनो हर्यक वंश के बारे में सारे क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, हर्यक वंश का जो फाउंडर था ना, हर्यंका डायनेस्टी का सबसे पहले फाउंडर याद रखो, जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी भाई। जब मैं आपसे पूछूं मगध का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। एक लास्ट क्वेश्चन और सुनो भाई, यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो मगध की स्थापना किसने करी है? मगध का फाउंडर कौन है? मगध का फाउंडर कौन है? ये ना अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है, तो मैं आप लोगों को ना महाभारत और पुराणों के अनुसार बता देता हूं पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है भाई। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का फाउंडर पता है कौन था? जरासंध था। कौन था? जरासंध। और ये किस वंश से बिलोंग करता था? वृद्धरथ वंश का। वृद्धरथ वंश एक डायनेस्टी थी, वृद्धरथ वंश। समझ आया? हालांकि मौर्य वंश का आखिरी शासक भी वृद्धरथ था, ये वो नहीं है। ये वृद्धरथ डायनेस्टी अलग हुई है, जिसका शासक कौन था? जरासंध। आपसे क्वेश्चन आता है महाभारत पुराणों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी भाई? जरासंध ने की थी, वो वृद्धरथ वंश का था भाई। लेकिन ना ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं इस बात को कि मगध की स्थापना करी थी किसने? बिंबिसार ने। मगध की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने। लेकिन वो क्वेश्चन आता है कई दफा कि महाभारत पुराणों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की, तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो पहले सुनो, हर्यक वंश की स्थापना क्या थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। फाउंडर हमने बता दिया, फाउंडर का मतलब है संस्थापक। इसकी स्थापना किसने की थी? हर्यक बोलो या मगध बोलो। आगे सुनो भाई, इसने ना मगध की राजधानी, हर्यक वंश या मगध बोल रहा हूं अभी तो, मगध की राजधानी, जो मगध की पहली राजधानी थी, अब तक मैंने कोई कैपिटल नहीं बताया है, ये मगध की कौन सी कैपिटल थी? फर्स्ट कैपिटल। मगध की जो पहली कैपिटल थी ना, पहली राजधानी थी, उसका नाम था दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह जिसको बोला जाता है। या तो गिरिब्रज पेपर में आएगा या राजगृह, इन दोनों में से कोई भी आए, दोनों एक ही नाम है। इंग्लिश हिंदी फिर से सेम, गिरिब्रज या दोस्तों राजगृह मगध की क्या थी? पहली कैपिटल थी, मगध की पहली राजधानी थी। आगे सुनो भाई, मैंने कहा था हर एक राजा आएगा। देखो पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश ने पता है क्या किया? कई राजा हुए हैं हर्यक वंश में। हर्यक वंश में कई राजा हुए हैं। अगर मैं राजा बताऊं ना, सुन लो पहले। हर्यक वंश में मेन, इधर लिख देता हूं, हर्यक वंश में मेन 4 राजा हुए हैं। मेन 4 राजा। पहला तो बिंबिसार था। हर्यंका डायनेस्टी में एक राजा है बिंबिसार, फिर इसका बेटा था अजात शत्रु, फिर इसका बेटा कौन आया? अजात शत्रु आया, और फिर इसका बेटा आया उदायीन, और फिर इसका बेटा आया नागदासक, फिर इसका बेटा आया नागदासक। भाई इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इनके बारे में एक एक लाइन पढ़ोगे, इसके बारे में 2-3 लाइन पढ़ोगे, लेकिन सबसे ज्यादा है बिंबिसार के बारे में। और हर्यक वंश हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये 7 वंश पढ़ने, ये सोच लो कम से कम तुम्हारा ज्यादातर खत्म हो जाएगा। ये वंश खत्म करेंगे, फिर विदेशी आक्रमण पढ़ने, मौर्य वंश से पहले और मौर्य वंश के बाद। समझा? वो विदेशी आक्रमण खत्म करने के बाद गुप्त और वर्धन वंश बच जाएगा, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म भाई। बताओ इतना सा है, इसके ऊपर टेंशन ले रहे भाई। एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे चीजें बहुत ही छोटी लगेगी, लेकिन अब कुछ भी टॉपिक उठा लिया ऐसे पढ़ोगे तो भाई आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। आगे सुनो भाई, ये जो बिंबिसार था ना दोस्तों, बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बिंबिसार को ना 2 टाइटल दिए गए हैं, इसी को ना श्रेणी कहा जाता है। बिंबिसार की ये टाइटल सुन लो भाई, पेपर में ना हर एक शासक का टाइटल आपको याद रखने की, इनकी उपाधि क्या थी, इसको कहा क्या जाता है, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। पेपर आएगा श्रेणी किसको कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता था श्रेणी, या इसी को सेनिया कहा जाता था भाई, सेनिया। अब देखो एक शब्द आया सेनिया। अब ये सेनिया पता है क्या है? सेनिया होता है स्थायी सेना रखने वाला, स्थायी सेना रखने वाला। एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बताया था ना भाई, 600 BC के बाद ही तो राजा बनने स्टार्ट हुए हैं, और राजा बने हैं तो वो अपनी एक फिक्स आर्मी रखना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं करता था कि पहले राजा ही नहीं हुआ करते थे, तो सेना का क्या करेंगे? तो आपसे पूछा जाएगा मगध में या सेनिया किसको कहा जाता है? सेनिया होता है स्थायी सेना रखने वाला। तो स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था भाई? वो बिंबिसार था। तो बिंबिसार के 2 टाइटल हमने पढ़ने हैं, एक श्रेणी की भी कहा जाता है और इसको सेनिया भी कहा जाता है। क्या आपको समझ आया? राजधानी हमने पढ़ ली राजगृह या गिरिब्रज।
अभी सुनो, बिंबिसार के बारे में चल रहा है भी ये, फिर पढ़ेंगे अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। अगला पॉइंट सुनो बिंबिसार के बारे में, ये बिंबिसार के बारे में फैक्ट बता रहा हूं। बिंबिसार ने राजधानी इसको बनाया। अगला, ये वो शासक है जिसने दोस्तों मैरिज के थ्रू, इसने ना 3 शादियां की। इसने कितनी शादियां की? 3। इसने बहुत दिमाग लगाया, इसने ना अलग अलग महाजन, देखो मैं ये आपको क्या बता रहा हूं, मगध ने 15 महाजन पदों को क्या करा था? कब्जा था। अब वो किस प्रकार कब्जा कर रहे हैं वही हम पढ़ेंगे। अब मगध ने ना 3 शादियां की। कितनी शादियां की? 3। और तीनों शादियां ना इसने अलग अलग महाजन पदों की रानियों से कर ली भाई, और उनसे शादियां कर ली, उनसे रिलेशन बनाए, और रिलेशन बनाने के का मतलब है उनको फिर धीरे धीरे अपने अंडर कर लिया था। समझ आया? सुनो भाई, मगध ने, आपसे क्वेश्चन आता है भाई, अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को भाई मैरिज के थ्रू एक्सपेंड करने वाला कौन सा शासक था? मैरिज के थ्रू एक्सपेंड किसने किया? समझ आया? एक्सपेंड, विस्तार किसने किया भाई? शादी से साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन सा शासक था? बिंबिसार था। और इसने कितनी शादियां की थी? मैंने बताया था इसने 3 शादियां की भाई। अब ये 3 शादियां सुन लो, कौन कौन थे ये 3? कौन कौन थे आपको ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में आएगा किस महाजनपद को किस राजा ने कब्जाया था भाई। इसने 3 शादियां की थी। पहला याद रखना भाई, इसने पहली शादी की अपने बगल में ही इनके एक महाजनपद था जिसका नाम था कौशल। कौशल महाजनपद की रानी थी जिसका नाम था कौशला देवी। क्या नाम था उसका? कौशला देवी। इजीली है। कौशल महाजनपद की रानी कौशला देवी से इसने शादी की थी। और कौशला देवी ये पता है किसकी बहन थी? ये परसेनजीत की बहन थी। परसेनजीत की बहन। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये परसेनजीत की बहन थी, पेपर में सुन लेना ध्यान से, पेपर आते हैं क्वेश्चन। ये बताओ कि परसेनजीत एक राजा था, वो किस महाजनपद से संबंधित है? तो परसेनजीत कौशल महाजनपद से संबंधित है। क्या आपको समझ आया? क्योंकि ये कौशला देवी कहां की थी? कौशल की थी। और इसका भाई कौन था? परसेनजीत। तो परसेनजीत की बहन से शादी की थी किसने? बिंबिसार ने। तो डायरेक्ट आपको बस ये याद रखना है परसेनजीत का संबंध किस महाजनपद से जब भी आए ना तो आप क्या लगाओगे? कौशल। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। दूसरी इसने शादी की, मगध बिहार में था आपको पता है, और बिहार में 3 थे, एक अंग भी था और एक वज्जी भी था। अंग भी था और एक वज्जी था, याद आया? तो दूसरी शादी ना इसने वज्जी महाजनपद में की। और वज्जी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। और वैशाली में ही एक जगह थी लिच्छवी। तो दूसरी शादी ना इसने पता है किससे की थी? लिच्छवी राजकुमारी से की थी। लिच्छवी राजकुमारी से की थी, और जिसका नाम था लिच्छवी राजकुमारी से की थी जिसका नाम था चेलना। जिसका नाम था चेलना या छलना। तो यानी दूसरी शादी इसने की थी लिच्छवी राजकुमारी से। अब देख लो भाई, इसने पहले तो अपने पड़ोसी में ही शादी कर ली। पड़ोस में किससे शादी की भाई? लिच्छवियों से। लिच्छवी राजकुमारी क्या थी? चेलना या छलना। चेलना का ही छोरा था भाई यो अजातशत्रु जो था, यानी अजातशत्रु के मामा अगर मैं पूछूं कौन थे? वज्जी थे, यानी वैशाली में लिच्छवी थे। और ना इसी ने अजातशत्रु ने इन पता है क्या किया? बाद में इनको कब्जाया था, लिच्छवियों को, वैशाली को, अपने मामा और पे हमला कर दिया और उसको मगध में मिला लिया। किसने? अजातशत्रु ने। आगे बताऊंगा। तीसरा सुनो भाई, तीसरी जो शादी की थी ना इसने, तीसरी जो शादी की थी वो पंजाब में थी। पंजाब में शेमा से। पंजाब में किससे की थी? शेमा से। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है, इसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का स्थापित किया था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, शादी से साम्राज्य का विस्तार या वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन था? बिंबिसार था। इसने एक तो कौशल महाजनपद की राजधानी से शादी की थी, महारानी से, कौशला देवी से। दूसरा लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना से शादी की थी। और तीसरा इसने पंजाब में शेमा से शादी की थी। ये याद रखने, एक एक पॉइंट भाई आता है, याद रखना। मैं वही पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे जो पेपर है आवे क्वेश्चन है। ये मत सोचना कभी भाई ये भी आएगा, ये इसका बहन है, ये इसका भाई है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री में यही आता है। समझ आ गया? आगे सुनो भाई, ये तो इसने शादी कर ली भाई, और इसने क्या किया? इसके बगल में था अंग भाई। अंग महाजनपद था ना, अंग की कैपिटल क्या थी बताओ? अंग की राजधानी थी चंपा, बताया था। अंग को इसने जीत लिया, अंग को युद्ध के द्वारा जीत लिया। अंग महाजनपद को किससे जीता? अंग को युद्ध से जीता भाई। युद्ध से जीता यानी वॉर से जीत लिया। वॉर से जीत लिया। बताओ, देखो मैं बता रहा हूं आपको किस प्रकार ये महाजनपदों को कब्जा रहे थे।
इसने अपने पड़ोस में ना, मगध के पड़ोस में इसने पता है क्या किया, एक महाजनपद को तो युद्ध से जीत लिया, एक महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो हमने देखा इस प्रकार याद रखोगे, मगध का राजा था बिंबिसार, मगध के आसपास कौन कौन सा था, वज्जी भी था और अंग भी था, क्योंकि बिहार में 3 थे महाजनपद, बता चुका मैं, मगध, अंग और वज्जी। मगध ने अंग को अपना हिस्सा बनाया था, बताया था मैंने, मगध ने अंग को अपना हिस्सा बनाया, अंग को तो इसने युद्ध से जीता, और जबकि वज्जी से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये याद रखना है, याद रखने का तरीका। एक तीसरा पॉइंट और सुनो, 3 पॉइंट याद रखने थे, एक इसका ये या एक्सपेंड करने का तरीका, एक तो इसने शादियों से एक्सपेंड किया, एक इसने युद्ध से भी जीते महाजनपदों को, और तीसरा पॉइंट सुनो, एक राजा था अवंती का राजा, एक राजा था अवंती। अवंती बताओ कहां पे है, अवंती एमपी में था और उज्जैन इसकी कैपिटल है। साथ साथ लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा तो याद होगा आप लोगों को। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। अवंती महाजनपद था मध्य प्रदेश में, एमपी में। सुनो भाई, अवंती का राजा था जिसका नाम था प्रद्योत। अवंती का राजा कौन था, प्रद्योत। भैया जो प्रद्योत था ना, ये बीमार हो गया। ये क्या हो गया, बीमार। तो बिंबिसार ने पता है क्या किया, अपना, इसके पास में एक डॉक्टर था जिसका नाम था जीवक। इसने जीवक को हेल्प के लिए भेज दिया, ये मरने वाला था और इसको बचा दिया। बिंबिसार के पास एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जिसने ना भाई गौतम बुद्ध तक को बचाया था, समझ आया। तो उसका नाम क्या था, जीवक। तो अवंती राजा प्रद्योत की सहायता की जब ये बीमार था, कौन भेज करे, जीवक डॉक्टर को भेज कर। जीवक डॉक्टर था इसके पास, जीवक। याद रखना भाई, क्वेश्चन पेपर आएगा, राजा प्रद्योत का संबंध किस महाजनपद से है। राजा प्रद्योत अवंती का था, प्रसेनजीत कहां का था, क्वेश्चन महाजनपद से संबंधित रखता था। तो दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों करते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे करना है, चीजें अपने आप होती आ जाएगी भाई, समझ आ गया। तो इसने ना 3 प्रकार एक्सपेंड किए। जब भी पेपर आएगा आप सुनो भाई, एक स्टोरी बनाओ ना। मगध का पहला शासक था बिंबिसार, इसके 2 टाइटल है, श्रेणिक और सेनिया। इसने पहली राजधानी किसको बनाया था, राजगृह गिरिवरस को, ये पढ़ा। इसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, 3 चीजों से, एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके, दूसरा युद्ध जीत करके, युद्ध में जीता, और तीसरा एक महाजनपद की हेल्प करके, उसके राजा की मदद करके, युद्ध करके, शादी करके, 3 करके इसने एक्सपेंड किए, 1 2 3। इसी प्रकार याद रखोगे कि मदद करके, किसने की थी, अवंती की मदद की थी, राजा प्रद्योत की मदद की, अपना डॉक्टर भेजा था, कौन, जीवक। ये ना पांडुरंग से ग्रस्त था, इसको ना बीमारी होगी थी, मरने वाला था, तो जीवक को भेज के इसने बताया। जीवक किसका डॉक्टर था, जीवक बहुत ही फेमस डॉक्टर था, किसका, बिंबिसार का। अंग को युद्ध से जीता था, और भाई शादी करके कौशल, वज्जी और पंजाब को जीत लिया। भाई बताओ भाई, क्या आपको समझ आया। तो ये था हमारा किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में, आप उतार सकते हैं। बिंबिसार के बाद अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपना अजातशत्रु के बारे में। किसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में, जो इसका बेटा था। सुनो भाई ध्यान से, अब मैं फिर से सुन लो। सबसे बड़ा थोड़ा सा करने में ना 2 ही महाजन, देखो मगध में 7 वंश आए हैं, कितने वंश आए हैं, 7। इनमें से थोड़े से फैक्ट ज्यादा है, सिर्फ 2 वंशों के, एक मौर्यों के बारे में ज्यादा है और एक हर्यक वंश के बारे में ज्यादा है। इसके बाद जो अगले वंश है ना, शुंग वंश आएगा, कणव वंश आएगा, या आप लोगों का भाई शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। इतने फैक्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल 2 2 4 4 फैक्ट है, इससे ज्यादा नहीं है। डरना मत, कभी ये सोचो भाई सारे वंशों में इतने फैक्ट है, इतने फैक्ट नहीं है। मगध में 7 वंश है, तो 7 में से 2 वंश ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे, और थोड़ा सा नहीं, जब लिखने में आओगे 1 पेज बनता है सिर्फ। अगला सुनो भाई, बिंबिसार का बेटा कौन हुआ, बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का टाइटल क्या था, कुणिक था भाई। अजातशत्रु का टाइटल क्या था, कुणिक। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, इनके टाइटल, इनकी उपाधि याद रखनी है। कुणिक किसको कहा जाता है, अजातशत्रु को। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलो भाई, अजातशत्रु के बारे में सुनो, क्या पॉइंट है अजातशत्रु के बारे में। मेन 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट सुन लो भाई। एक तो पहला पॉइंट क्या है, इसने ना भाई, पहला पॉइंट, इसने ना अपने मामा और पे हमला किया था। इसने, कहने का मतलब है, इसने लिच्छवियों को कब्जाया था। एक बात और सुनो भाई, यहां पे सुनना ध्यान से। इसने ना जैसे कौशला देवी से शादी की ना, यहीं पे इसको ना चले, इसको काशी भी दहेज में मिल गया था। इधर आओ वापिस, इधर आओ। अजातशत्रु के बारे में सुनो। एक तो इसने लिच्छवियों और काशी महाजनपद, 2 महाजनपदों को कब्जाया। पेपर आएगा, किसने कब्जाया था भाई,
कब्जाया। किसने? लिच्छवियों और काशी को अपने में मिला लिया मगध में। आपसे पूछा जाएगा लिच्छवी महाजनपद को किसने अपने में मिलाया था? तो आपसे पूछा जाएगा लिच्छवियों को किसने मिलाया था, बताओ। तो भाई लिच्छवियों को मिलाया था अपने में किसने? भाई लिच्छवियों और काशी को अपने में मिलाने वाला शासक कौन था? वो था भाई हमारा अजात शत्रु। इसका टाइटल क्या है? कुणिक था। दूसरा पॉइंट सुनो इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मामा और पे हमला कर दिया था, लिच्छवी बताया तो था पीछे, और काशी को भी कब्जा लिया था। सुनो ध्यान से भाई, अलग अलग टाइम पीरियड में ना जब बौद्ध धर्म आएगा, बौद्ध धर्म में ना, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएं हुई है। बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई है? 4। इसने पहली बौद्ध सभा बुलाई थी भाई। जब भी मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा ना, याद रख लो भाई, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म में कितनी काउंसिल हुई है, कितनी सभाएं हुई है, आप बोलोगे 4 बौद्ध सभाएं हुई है। तो इसने पहली बौद्ध सभा, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया भाई। पहली बौद्ध सभा किसने बुलाई थी? पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु ने। यह साल याद रखना कब किया था? 483 बीसी में किया था भाई। 483 बीसी में बुलाई थी पहली बौद्ध सभा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेल्ड की थी? ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है भाई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेल्ड की? किसने हेल्ड की? अजातशत्रु ने हेल्ड की थी भाई। कहां पे की? कहां का जवाब सुनना है भाई। कहां पे? तो राजधानी में तो बुलाएगा। राजधानी क्या थी? राजगृह। तो पहली बौद्ध सभा कहां बुलाई थी? पेपर आएगा कहां बुलाई थी? तो राजगृह में बुलाई थी। जब तो फिर इसकी अध्यक्षता भी तो किसने की होगी? किसी ने भाई, हेड भी तो होगा कोई ना कोई। तो वो अध्यक्षता महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। अब मैं एक लाइन लिखूं ना, इसको याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसी लाइन को लिख रहा हूं भाई। पहली बौद्ध सभा का आयोजन, अब सुनना, पहली बौद्ध सभा का आयोजन, 4 पॉइंट बनते हैं यहां से। पहली बौद्ध सभा का आयोजन, आयोजन सुनना ध्यान से, अब कैसे लिख रहा हूं। 483 बीसी में, 483 बीसी में अजातशत्रु ने राजगृह में सावक महाकश्यप की अध्यक्षता में बुलाई थी भाई। किसकी अध्यक्षता में बुलाई? महाकश्यप की अध्यक्षता में बुलाई। महाकश्यप की अध्यक्षता में बुलाई। और इस लाइन से 4 पॉइंट बनते हैं, अध्यक्षता में बुलाई। एक बात बताओ, अगर मैं कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लूं भाई, बौद्धों को, आ जाओ भाई सारे के सारे, दुनिया में जहां भी बुद्ध है आ जाओ, सारे आगे भाई। अब सारे आने के बाद कोई ना कोई उनको चेयर तो करेगा, कोई ना कोई उनका हेड भी तो बनेगा भाई। बुलाई मैंने थी, बुलाई मान लो अजातशत्रु ने थी। पहली बौद्ध सभा कब बुलाई? पेपर आता है 483 बीसी में। किसने बुलाई? अजातशत्रु ने बुलाई। कहां बुलाई? राजगृह में, राजधानी में बुलाई। और किसकी अध्यक्षता में बनाई? किसने हेल्ड किया उसको? महाकश्यप ने। ये 4 पॉइंट बनेंगे, मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना भाई। समझ आया? तो 2 पॉइंट बता दिया मैंने, लिच्छवी और काशी को कब्जाया, और भाई पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया इसने। और इसके बारे में सुनो भाई, अजातशत्रु ने ना अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठा था, इसलिए हर्यक वंश को, इसलिए लिख लेना, हर्यक वंश को ना पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितर हत्या वंश कहा जाता है। लिख लेना ये पॉइंट अपना कॉपी में, हर्यक वंश को पितर हत्या वंश कहा जाता है। पूछा जाता है पैट्रिसाइड डायनेस्टी किस वंश को कहा जाता है? हर्यक वंश को। क्योंकि उदायन ने अजातशत्रु की हत्या की। देखो जैसे कि यहां पे आओ, उदायन ने पता है क्या किया? उदायन ने अपने पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। ये इस प्रकार अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा करते थे, तो इसलिए हर्यंका डायनेस्टी एक पैट्रिसाइड डायनेस्टी थी भाई। समझ आ गया? आगे पॉइंट सुनो। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अजातशत्रु के बारे में। पितर हत्या वंश, कुणिक वंश हो गया, सारी चीजें होगी। इसने ना भाई 2 वेपन्स यूज किए, यहां पे लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वेपन्स याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। 2 हथियार, और बहुत ही फेमस हथियार है ये हथियार इसने यूज किए थे सबसे पहले। 2 वेपन्स यूज किए थे इसने सबसे पहले। एक था दोस्तों, आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा भाई, एक था रथ मुसल, और एक महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये हथियारों के नाम है। अब दिखाऊंगा आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई। वही रथ मुसल और महाशिला कंटक। अब देखो आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूं, ये कैसा है। देखो भाई, आपको नजर आ रहा है भाई, बाहुबली मूवी में आपने ऐसा ही तो देखा था, घोड़े पे आगे एक चक्कर सा था ऐसा। तो ये तो है रथ मुसल हथियार।
और एक है ये यहाँ पे पत्थर रखे और पत्थर फेंका करते थे उसमें आग लगा के, इसका नाम है महाशिला कंटक। तो ये दो हथियार यूज करने वाला शासक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिखाऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्वेश्चन देने का, पहले मैं थ्योरी करा रहा हूं आप लोगों को। जैसे ही मेरी थ्योरी हो जाएगी ना, ये दिल्ली पुलिस वाला पेपर हो जाए, तब ना मैं टॉपिक वाइज जब आपको कराऊंगा ना, तब साथ में क्वेश्चन कराऊंगा। देखो भाई ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो मैं बता दूं ना इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो पेपर आया हुआ है, रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियारों का यूज सबसे पहले करने वाला कौन सा शासक था? तो दो हथियारों का इसने यूज किया था, रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियार किसने यूज किया था? जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप बोलोगे भाई किसने, बताओ ना किसने? अजात शत्रु ने। तो ये थे अजात शत्रु के बारे में पॉइंट। आगे सुनो, बस हो गया, ये खत्म हो गया, हर्यक वंश खत्म हो गया भाई। क्यों खत्म हो गया? सुनो भाई, इसका तीसरा शासक आया उदयन। कौन आया? उदयन। उदयन ने पता है क्या किया? उदयन ने ना, याद रखना, गंगा नदी और सोन नदी के किनारे, गंगा और सोन का संगम है, नदी वाले टॉपिक करा चुका हूं। गंगा और सोन नदी के किनारे, सोन नदी के संगम पर यानी जॉइंट पर के संगम पर ना, इसने बताया क्या किया? इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बताओ किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर का मतलब है ये आज का पटना है। तो आपसे पूछा जाता है उदयन ने किस नगर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। वह इसको राजधानी बनाया था, वह इसको मगध की कौन सी राजधानी? सेकंड है, मगध की दूसरी राजधानी बनाया था इसने। मगध की दूसरी राजधानी बनाया था इसने। एक बात तो, मगध की पहली कैपिटल, अब सुनते जाए, पहली कैपिटल थी राजगृह या गिरिब्रज। पेपर में कोई भी है, राजगृह या गिरिब्रज मगध की पहली कैपिटल थी। फिर पूछा जाएगा मगध की दूसरी कैपिटल बताओ क्या थी? दूसरी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन यही आता है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। सबसे पहले की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। इसके बाद सुनो, मगध की तीसरी कैपिटल बन गई थी वैशाली, वो आगे बताऊंगा अभी। वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्र होगी थी। इस प्रकार ये क्रम है राजधानी का, मगध की राजधानी का, ये याद रखना भाई। देखो बिंबिसार ने राजगृह को बना दिया, पाटलिपुत्र को पहले राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने, क्योंकि इसी ने नगर बसाया। फिर आएगा वैशाली, ये उदयन के बारे में एक ही पॉइंट था और कुछ नहीं भाई। आगे, अब आगे पॉइंट सुनो, हर्यक वंश का जो आखिरी शासक था, आखिरी लास्ट एम्परर, हर्यंका डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था, आखिरी जो शासक था भाई, आखिरी शासक था, उसका नाम था नागदासक। इसने कुछ खास नहीं किया भाई, इसने कुछ खास नहीं किया। और ये आप लोगों का पहला खत्म हो गया हमारा वंश मगध का, जिसका नाम था हर्यंका डायनेस्टी। अगला बिल्कुल छोटा सा है, देखो खत्म होने वाला है बिल्कुल। कौन सा है बताओ? अगला वंश आ गया भाई, सेकंड डायनेस्टी आ गया, जिसका नाम था शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। इतिहास ना दोस्तों बहुत ही धुंधला है, एक चीज के बारे में ना तीन चार स्टोरियां है। शिशुनाग वंश, अब देखो कई सारी स्टोरी पता है शिशुनाग के बारे में क्या कहती है। जब शिशुनाग ना एक छोटा बच्चा था, तो इसके पिता माँ बाप ने ना इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, और इसकी रक्षा ना एक नाग ने की थी, तभी से इसका नाम क्या पड़ा? शिशुनाग। जब ये शिशु था, छोटा सा बच्चा था, इसकी रक्षा नाग ने की थी, तभी से इसका नाम क्या हुआ था? शिशुनाग हुआ था। क्या आपको समझ आया? तो ये है हमारा शिशुनाग वंश। मगध का कौन सा वंश है दोस्तों? कौन सा वंश है बताओ? कौन सा वंश है बताओ तो? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा वंश है? अरे दूसरा, पहला हर्यक वंश था, दूसरा शिशुनाग वंश है। बताओ क्या बात कर रहे हैं? सुनो भाई, इसके बारे में पॉइंट सुन लो अब शिशुनाग के बारे में। तो पहला तो है, इसने नागदासक को हरा के, नागदासक का ये सेनापति हुआ करता था, वो राजा था, नागदासक राजा था, ये उसका सेनापति था। सेनापति ने अपने राजा की हत्या की और अपना नया वंश लाया, शिशुनाग वंश। तो लिखना मत, तो आपसे पूछा जाएगा शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो फाउंडर कौन था? शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन था? संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग ने ना 2 महाजनपदों को कब्जाया था, याद रखना। एक तो इसने अवंती महाजनपद को, देखो अवंती की हेल्प किसने की थी? अवंती की हेल्प किसने थी? अवंती महाजनपद है और वत्स महाजनपद को कब्जा लिया इसने भाई। वत्स महाजनपद को क्या कर लिया? को कब्जाया। पूछा जाता है भाई किसने किसको कब्जाया था? अगर मैं पूछूं अजात शत्रु ने 2 को कब्जाया था, तो अपने मामा पे हमला कर दिया था, एक काशी महाजनपद को,
किसने कब्जा था? अजात शत्रु ने। अच्छा भाई, इसने क्या किया? जिसने बिंबिसार ने जिसकी हेल्प की थी ना, हेल्प तो उसने कर ली, लेकिन अगले वंश ने उसको कब्जा लिया। कौशल अवंती और वत्स को कब्जाया था शिशुनाग ने। आगे पॉइंट सुनो। शिशुनाग ने ना मगध की राजधानी पता है क्या बना दी? शिशुनाग ने मगध की राजधानी क्या बनाया पता है? मगध की राजधानी वैशाली बनाया था। पेपर में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आता है वैशाली को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो वो था शिशुनाग था। क्या आपको समझ आया? शिशुनाग, देखो इस वंश में पहला शासक कौन आया भाई? शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला जो शासक था वो था कालाशोक था। समझ आया? तो आगे सुनो, इसका बेटा था, आगे सुनो भाई। तो अब शिशुनाग के बारे में खत्म हो गया, अब मैं दूसरे राजा के बारे में बता रहा हूं। दूसरा शासक कौन हुआ है इस वंश का दूसरा शासक हुआ है कालाशोक। दूसरा शासक, पहला शासक था शिशुनाग, दूसरा शासक है कालाशोक के बारे में पॉइंट सुनो भाई अब सारे के सारे। कालाशोक का एक नाम है काकवर्ण, इसका एक टाइटल है काकवर्ण। नाम से पता चले कालाशोक या काकवर्ण किसको कहा जाता है? कालाशोक को कहा जाता है काकवर्ण, इसका एक उपाधि थी। अच्छा भाई, इसके बारे में पॉइंट सुनो, क्या है मेन पॉइंट? क्या है इसने पता है क्या किया? इसने ना मगध की राजधानी वैशाली से हटा के वापस क्या ले आया? मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर वापिस से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कि भाई पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी मगध की किसने बनाया था? सबसे पहले पूछे तो उदय ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को दोबारा मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? कालाशोक, क्योंकि इसके पिता ने पाटलिपुत्र से हटा के क्या कर दी थी? वैशाली। कालाशोक ने क्या किया? वैशाली से हटा के क्या कर दिया? वापिस से पाटलिपुत्र। एक तो ये याद रखना है, और चेंज नहीं होंगे भाई। कभी ये सोचो चेंज, राजधानी बदल रही है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले सीक्वेंस बता दिया था कि इस प्रकार पहली राजधानी राजगृह थी, दूसरी पाटलिपुत्र थी, तीसरी क्या थी? वैशाली थी। इस प्रकार याद रखना भाई। फिर वापिस क्या आ गई? पाटलिपुत्र आ गई है। आगे एक और आएगी, वो बहुत आगे आएगी, पुष्यमित्र सुंग वंश में आएगी। वहां पे विदिशा कर दी थी पुष्यमित्र सुंग ने। चले यहां तक तो हटाओ एक बार, आगे सुनो आके कालाशोक के बारे में। इसके बारे में दूसरा पॉइंट सुनो। देखो भाई, इसने ना कालाशोक ने पता है क्या किया? 383 बीसी में, बिल्कुल 100 साल बाद 383 बीसी में ना इसने दूसरी बौद्ध सभा बुलाई भाई। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पता है कहां किया? दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन, ये बताओ राजधानी में तो होगा। इसके समय राजधानी क्या है? इसके समय राजधानी पाटलिपुत्र है। तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो देखो 383 बीसी में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी पता है? इसकी अध्यक्षता की थी सावक मीर। दूसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता सावक मीर या सभाकामी, इस प्रकार भी लिखा रहता है, ये सभाकामी भी लिखा रहता है, सभाकामी या सावक मीर, नाम यही है सावक मीर, तो रिलेट कर लेना भाई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो मगध का पहला वंश था भाई हर्यक वंश में पहली बौद्ध सभा बुलाई अजातशत्रु ने। फिर अगला वंश आया शिशुनाग वंश में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ? 383 बीसी में। अब पहली 483 में हुई थी, ठीक 100 साल बाद दूसरी बौद्ध सभा बुलाई थी। दूसरी बौद्ध सभा बुलाई किसने थी? कालाशोक ने 383 बीसी में। कहां पे? पाटलिपुत्र में। और किसके अध्यक्षता में? सावक मीर के अध्यक्षता में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं भाई। ये हमारा शिशुनाग वंश भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? मैंने 2 वंश आपको खत्म करा दिए हैं। धीरे धीरे हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वंश सुन लो भाई। तीसरा वंश जो आया मगध का तीसरा वंश जो आया ना, वो नंद वंश था। कौन सा था? नंद वंश। पॉइंट सुन लो भाई, अभी तक जो 2 वंश गए हैं ना, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, वो क्षत्रिय लोग थे। देखो ब्राह्मणों ने 4 सोसाइटी में डिवाइड किया था भाई हमारे समाज को, आपको पता होगा। एक थे ब्राह्मण, एक थे क्षत्रिय, एक थे वैश्य और एक थे शूद्र। तो नंद वंश मगध का, याद रखना, मगध का
मगध का ये पहला ना, मगध का पहला शूद्र जाति का वंश था भाई, शूद्र जाति का वंश था। इससे पहले जो दो वंश थे ना वे क्षत्रिय थे, वे लोग कौन थे? क्षत्रिय। लेकिन ये पहला, आपसे क्वेश्चन आता है मगध में वो कौन सा वंश था जो पहला शूद्र जाति का वंश था? तो वो था नंद वंश भाई। चलो ये तो हमने पढ़ लिया। तो नंद वंश का फाउंडर बताओ ना कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक पूछा जाएगा कौन है? तो नंद वंश का जो फाउंडर था ना वो था दोस्तों महापद्मानंद, महापद्मानंद। बहुत ही शक्तिशाली शासक था भाई। नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था? महापद्मानंद। और महापद्मानंद को ना बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, महापद्मानंद को बहुत सारे टाइटल दिए गए, इसको कई सारे नामों से जानते हैं। इसी को दोस्तों उग्रसेन, शौरशत्रात्मक, परशुराम, एकराट, कई सारे टाइटल दिए गए हैं। नाम पूछे ही जाएंगे, पूछे जाएंगे, याद रखना। तो महापद्मानंद के पहले तो मैं टाइटल दे देता हूं। महापद्मानंद को क्या क्या बोला जाता है? ध्यान से सुन लो। इसी को क्या बोला गया? उग्रसेन। अब क्यों कहा जाता है वो मैं बताऊंगा, पहले लिखते जाए। इसी को सर्वक्षत्रात्मक, सर्वक्षत्रात्मक, समझ आया? अब ये क्या है अभी बताएंगे। इसी को ना परशुराम भी बोला गया, दूसरा परशुराम था ये, दूसरा परशुराम। और यानी प्रो परशुराम था, हालांकि परशुराम का टाइटल दिया गया। और इसी को एकराट, इंग्लिश हिंदी सेम है। कभी ये सोचो ये क्या लिख दिए सर ने भाई? एकराट, एकराट भाई। शौरशत्रात्मक वही शौर्य शत्रात्मक, ठीक है। और उग्रसेन, उग्रसेन ही होगा, उग्रसेन। अब सुन लो भाई ये क्या है। उग्रसेन था भाई अपनी यानी बहुत ही गुस्से में रहा करता था भाई, भयानक तरीके से अपनी सेना को क्या किया करता था? ये महापद्मानंद भयानक तरीके से अपनी सेना को लीड किया करता था। तो उग्रसेन हमेशा उग्र रहा करता था। शौरशत्रात्मक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। जब तो मैंने कहा था पहले दो वंश क्षत्रिय वंश थे ना, तो इसने ना क्षत्रिय लोगों को तबाह कर दिया था। क्षत्रिय लोगों का विनाश करने वाला कौन सा था? शासक मगध का महापद्मानंद था। और इसे क्षत्रियों का नाश करके क्या रखा गया? शौरशत्रात्मक की उपाधि किसने ली थी? महापद्मानंद ने ली थी। अच्छा भाई, इसने एकराट की उपाधि क्यों ली? तो अब वो सुन लो भाई, दूसरा पॉइंट यही है एकराट की उपाधि। पॉइंट सुनो भाई, इसने ना महापद्मानंद की बात कर रहा हूं, इसने कलिंग जो आज का उड़ीसा है, कलिंग किसको कहा जाता है? उड़ीसा को। इसने कलिंग को जीतकर किसकी उपाधि ली थी? कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की उपाधि धारण की, एकराट की उपाधि धारण की। अब पॉइंट सुना, उपाधि धारण की। देखो भाई, हर्यक वंश था, शिशुनाग, दो वंश जा चुके थे। अब तक ना ये दोनों वंश कलिंग पे राज नहीं कर पाए थे, कलिंग पे राज नहीं कर पाए थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कलिंग यानी उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, उड़ीसा पे पहला वो कौन सा शासक था जिसने राज किया? उसको जीत लिया था। जीतकर उसने किसकी उपाधि धारण की थी? एकराट की उपाधि धारण की थी। लेकिन अब बाद में कलिंग ने वापस छुटकारा पा लिया था इसके महापद्मानंद के जाते ही। जैसे इसका बेटा आया, कलिंग वापस क्या हो गया था। लेकिन वैसे आपसे पूछा जाएगा कलिंग को सबसे पहले किसने जीता था? सबसे पहले कलिंग को जीतने वाला शासक कौन था? महापद्मानंद था। उसको जीत के किसकी उपाधि धारण की? एकराट की उपाधि धारण की। अच्छा भाई, इसके बारे में हमको कैसे पता चला कि इसने कलिंग को जीता है? एक पॉइंट और लिखवा दूं, पहले सुन लो भाई। इसने कलिंग में एक कैनाल, एक नहर भी खुदवाई थी, एक नहर खुदवाई। समझ आया दोस्तों? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कभी ये सोचो ये नहर खुदवाई, ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसके अलावा नहीं बनते भाई। इसने आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा मगध का शासक था जिसने कलिंग में नहरों का निर्माण कराया था? कलिंग में नहरों का निर्माण करने वाला कौन सा? महापद्मानंद था। अच्छा भाई, ये सारी जानकारी हमको कहां से पता चली? तो कलिंग का एक राजा हुआ है, कलिंग शासक वह है, कलिंग का एक शासक था, ये आगे आएगा आगे। कलिंग शासक था जिसका नाम था राजा खारवेल, राजा खारवेल, कलिंग राजा था खारवेल। और इस खारवेल ने ना भाई पता है क्या कर रखा था? खारवेल का ना एक अभिलेख था, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख होता है इंस्क्रिप्शन, यानी पत्थरों के ऊपर लेख लिखवा दिया, या एडिक्ट जिसको बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। पहले पेपर में क्वेश्चन सुन लो कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा हाथी गुम्फा अभिलेख का रिलेशन किस राजा से है? वो राजा खारवेल से है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है कि भाई कलिंग पे ना एक राजा था, नंद वंश का, महापद्मानंद ने राज किया और उसने ना एक नहर भी बनवाई। तो याद रखना, इन दोनों पॉइंटों के बारे में हमको कैसे पता चला? हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। और ये राजा खारवेल ना
पता है किस वंश का था, यह भी याद रखना, पूछ लिया जाता है। राजा खारवेल कलिंग में किस वंश का था? तो महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश का था ये कलिंग राजा। पूछा जाता है कलिंग राजा किस वंश का था? महामेघ वंश का। देखो भाई, हो सकते कई सारे फैक्ट हो जाए, तो ना आप लोगों को एकदम सारे फैक्ट क्यों याद कर रहे हो भाई? मैंने कहा था जितना स्लो करोगे ना आप, अगर ज्यादा हो जाए तो भाई आप ऐसा टारगेट करना, पहले 3 वंश याद रखना, फिर आगे के 3 वंश याद रखेंगे, क्योंकि करना तो है भाई, करे बिना हो गई नहीं चीजें। समझ आया? आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा बंदा याद करेगा। कभी ये सोचो कि मेरे से हिस्ट्री नहीं हो रही, इतने सारे फैक्ट मैं कैसे याद रखूंगा? भाई होने से सब कुछ हो जाता है, करोगे तभी तो होगी चीजें। समझ आया? फिर से मैंने कहा, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा बच्चा याद करेगा, और वो दूसरा बच्चा याद करेगा तो सिलेक्शन वो लेगा। एक एक नंबर कीमती है भाई, एक एक, यानी आपको ये होना चाहिए हर चीज याद करूंगा, सारी चीज याद करूंगा। समझ आया? लेकिन टाइम से याद करेंगे। एक वही आप लोगों को सारी चीजें ना बिल्कुल कॉम्पैक्ट कराई जा रही है, पेपर की चीजें है ये सारी की सारी। एक एक लाइन मेरी पेपर की यहां से याद रखना। अगर जब मैं पेपर क्वेश्चन लेके आऊंगा ना इसके, तब आप लोगों को पता चलेगा हाँ क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। समझ आया? तो महापद्मानंद के मैंने कितने टाइटल बताए आप लोगों को? चारों टाइटल पेपर में आए हुए हैं। उग्रसेन की उपाधि किसने ली है? भाई सर्वसत्रात्मक किसको कहा जाता है? परशुराम की उपाधि, दूसरा परशुराम किसको कहा जाता है? एकराट की उपाधि किसको कहा जाता है? या कलिंग को जीतकर इसने कौन सी उपाधि धारण की? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। कलिंग में नहर खुदवाई और कलिंग शासक राजा खारवेल, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। किससे रिलेटेड है? ये है महापद्मानंद से रिलेटेड है। क्या आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? बताओ बताओ भाई, आगे सुनो। तो नंद वंश का अगला जो शासक आया ना वो धनानंद था। इसको भी टाइटल मिला है अग्रमीज या सैंडरमीज। ये यूनानियों ने नाम दिए हैं इनको भाई। अगरमीज या सैंडरमीज किसको कहा जाता था? धनानंद को कहा जाता था। समझ आया? फिर से सेम वही है, अगरमीज या सैंडरमीज की उपाधि किसको दी गई है? धनानंद को। सुनो भाई धनानंद के बारे में, अब ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। अब विदेशी आक्रमण आएंगे हमारे, सारी चीजें हमको सीखनी है। पहला आप लोगों को ना इसके बारे में बस एक पॉइंट सुनो धनानंद के बारे में। क्या ये नंद वंश का आखिरी शासक था? आपसे पूछा जाए ना नंद वंश का पहला शासक तो महापद्मानंद था, नंद वंश का आखिरी शासक पूछा जाए ना, नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। और धनानंद जिसकी हत्या पता है किसने की थी? धनानंद की हत्या किसने की थी? धनानंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु पता है किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अपने गुरु चाणक्य, या चाणक्य का ही नाम है ये कौटिल्य, या इसी का नाम एक और है विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम इसी के हैं भाई, ये तीनों नाम इसी के हैं, याद रखना। अपने गुरु की सहायता से, अपने गुरु की सहायता से की थी भाई, अपने गुरु की सहायता से की। सुनो अब मैंने क्या लिखा। आपसे क्वेश्चन आता है नंद वंश का आखिरी लास्ट एम्परर बताओ कौन सा था? धनानंद था। अच्छा भाई धनानंद जो था इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या कर दी, धनानंद की हत्या कर दी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की किसकी सहायता से? किसकी हेल्प ली? अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से की। और फिर पता है क्या किया? और फिर मौर्य वंश की स्थापना की, और फिर एक नया वंश की स्थापना कर दी। किसकी? और मौर्य वंश की, मौर्य एम्पायर की क्या की? स्थापना की। एक तो धनानंद के बारे में इसका टाइटल याद रखना है, अगरमीज और सैंडरमीज। एक ये नंद वंश का आखिरी शासक था। एक लास्ट पॉइंट और सुन लो भाई इसके बारे में, धनानंद के समय यानी धनानंद गद्दी पे राज करा था। धनानंद के समय पर ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। जब नंद वंश का राजा धनानंद राज करा था तभी सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था भारत पे। अलेक्जेंडर इन्वेजन, तभी सिकंदर का आक्रमण हुआ था भाई। तो आपसे क्वेश्चन आता है सिकंदर का आक्रमण भारत पे, ठीक है, 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में। सिकंदर का आक्रमण भारत पे कब हुआ? 326 बीसी में। किसके समय? धनानंद के समय। तो ये धनानंद के बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्या आपको समझ आया? ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों को पॉइंट सुन लो एक बार फिर से, एक बार ना पहले हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। एक बात बताओ जल्दी से, यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था
कि टोटल 16 महाजनपद थे। एक तो आप लोगों को हर महाजनपद की राजधानी याद होना चाहिए भाई, समझ आया। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई मगध का जो फाउंडर था ना, महाभारत पुराणों के अनुसार तो जरासंध था, जो वृद्धरथ वंश का था, लेकिन मैक्सिमम जो इतिहासकार वो मानते हैं कि मगध का जो संस्थापक था वो हर्यक वंश का फाउंडर था। वो कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार को 2 टाइटल दिए गए हैं, एक श्रेणिक और एक सेनिया। श्रेणिक और सेनिया, सेनिया का मतलब स्थायी सेना रखने वाला, किसको कहा जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार ने एक तो आपको याद रखना, इसको पहली राजधानी इसने किसको बनाया, और इसने 3 प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तीन प्रकार से। पहला शादियों के थ्रू, दूसरा भाई युद्ध के थ्रू, और तीसरा मदद के थ्रू। और वो मदद के थ्रू कौन सा था, शादी के थ्रू कौन सा था, युद्ध के थ्रू कौन सा था, ऐसे चीजों को याद करोगे ना तभी सारी चीजें क्या होगी? याद होगी। समझ आया? आगे सुनो, ये था बिंबिसार के बारे में। कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा सा है। अगला आया अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइटल क्या था? कुणिक। इसने अपने पिता की हत्या की और राजगद्दी पे बैठ गए, इसलिए इस वंश को क्या बोला जाता है? पितर हत्या वंश कहा जाता है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। एक तो इसने पहली बौद्ध सभा बुलाई। टोटल ये मैं अगर आपसे पूछूंगा बुद्ध रिलीजन में टोटल आगे कितनी सभाएं हुई है? 4 हुई है। पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु ने बुलाई, दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक ने बुलाई 483 बीसी में राजगृह में बुलाई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसने 2 हथियारों का यूज किया था, रथ मुसल और महाशिला कंटक, ये हमने पढ़ा। और इसने लिच्छवी अपने मामा पर हमला किया था और काशी को कब्जाया था। आगे सुनो, फिर मैंने आपको बताया उदयन के बारे में। बस उदयन के बारे में क्या, इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसको राजधानी बना दिया, खत्म बात भाई। और ये पाटलिपुत्र पटना नगर कहां पे है? गंगा और सोन नदी के संगम पे है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? नागदशक था। ये हमारा वंश हो गया पहला खत्म, हर्यक वंश। अगला वंश कौन सा आया? शिशुनाग वंश। भाई शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसके बारे में एक ही पॉइंट है, शिशुनाग ने मगध की राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को। और इसे अवंती और वत्स को क्या कर लिया था? कब्जा लिया था। अगला पॉइंट, कालाशोक का दूसरा नाम था काकवड़। इसने वैशाली से हटा के पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बना दिया और फिर पाटलिपुत्र में इसने क्या कर दी? दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन बुलाया, ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में। बताओ, ये 2 पॉइंट है। इसके बाद नंदवंश भी खत्म हो गया। अरे इतना नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं भाई, समझ आया? इसके बाद या आप अगर लिखना चाहो ना, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं। एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इनका ना आखिरी शासक नंदीवर्धन था। अगर लिखना चाहो तो लास्ट एम्परर, कई दफा पूछ लिया जाता है, लास्ट शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन यानी इसी नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद ने ना नंदवंश की स्थापना की थी। लास्ट शासक, आखिरी शासक, नंदवंश का आखिरी शासक कौन था अगर पूछा जाए तो? नंदीवर्धन था। ठीक है, चले आगे देखो। फिर हमने पढ़ा नंदवंश। नंदवंश पहला कैसा? शूद्र जाति का वंश था भाई। अगला महापद्मानंद इसका संस्थापक था। इसके कई सारे टाइटल थे, कलिंग जीता, कलिंग से रिलेटेड इसके बारे में सारे पॉइंट है भाई। अगला इसका बेटा आया धनानंद। धनानंद के बारे में 2 पॉइंट, एक तो धनानंद आखिरी शासक था और एक इसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण नंदवंश के धनानंद के समय हुआ था। अब मैं आप लोगों को 2 फॉरेन इन्वेजन पढ़ा रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से सुन लो भाई, फिर से यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मगध में टोटल कितने वंश आए हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? मगध में टोटल कितने वंश आए? 7 वंश आए हैं। 7 वंश। पहला कौन सा वंश था दोस्तों? पहला था हर्यक वंश। दूसरा वंश कौन सा था? शिशुनाग। तीसरा वंश कौन सा आया भाई? नंदवंश। चौथा वंश कौन सा आया? मौर्य वंश। पांचवा शुंग वंश आएगा। छठा कण वंश आएगा और सातवां सातवाहन वंश आएगा। पहले हमारा टारगेट है ये सारे वंश करने का, सातवाहन वंश। लेकिन उससे पहले जब मैंने मौर्य लगाया, मौर्य से पहले यानी अभी मौर्य करेंगे नहीं, लेकिन मौर्य से पहले मैं आप लोगों को ना 2 फॉरेन इन्वेजन पढ़ाऊंगा, विदेशी आक्रमण। भारत में ना 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। एक किसका था? ईरानियों का हुआ है, पढ़ाया था, ये बार बार करा चुका हूं। एक ईरानियों का और एक दूसरा यूनानियों का। ये आक्रमण हुए हैं मौर्य वंश से पहले, ईरानियों का और यूनानियों का। तो अब सुन लो जल्दी से। तो मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं भाई ईरानियों का आक्रमण है, ईरानियों का आक्रमण है, ईरानियों का आक्रमण है। समझ आया? ईरानियन पीपल्स जो थे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुन लेना। ईरानियन इन्वेजन भारत पे, बस 2-3 पॉइंट है, खत्म हो गया यहां तक। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, लेकिन याद रखना भाई। देखो, जहां पे ईरानी राज करते थे ना, वो वंश कौन सा कहलाता था? पहले ये याद रखना, हक्कामनी डायनेस्टी कहलाती थी, हक्कामनी वंश। और ये बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे भाई। ईरान में जैसे ये है भारत भाई, ये बताओ ये क्या है? हमारा इंडिया था, बताया था ना मैंने आप लोगों को। एक बात बताओ, इंडिया से इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ
भाई इधर पाकिस्तान में बताओ कौन सा था हमारा महाजनपद, कौन सा महाजनपद था, गांधार था पाकिस्तान में। और जबकि अफगानिस्तान में कौन सा था भाई, अफगानिस्तान में था कंबोज, अफगानिस्तान में था कंबोज महाजनपद। ये दो महाजनपद थे हमारे बाहर। और इधर थे ईरानी भाई, इधर थे ईरानी, ईरानियन। और ईरान में कौन सा वंश राज करा था, हक्कामनी वंश राज करा था, हक्कामनी वंश। अब सुन लो मैंने हक्कामनी वंश के बारे में, ईरानी के बारे में। देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए भारत पर पहला विदेशी आक्रमण है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका था, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। लेकिन ना दोस्तों ये अनसक्सेसफुल इन्वेजन थी, ये असफल आक्रमण था, यानी सफल नहीं हो पाया था। वो किसने किया था, तो वो नाम था साइरस द्वितीय। साइरस एक आदमी था, एक राजा था हक्कामनी वंश का। भारत पर फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ईरानियों ने की है और साइरस सेकंड ने, लेकिन ये कैसा आक्रमण था, असफल। अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन आएगा, तो ये बताओ ना भारत पर पहला विदेशी सफल आक्रमण, सक्सेसफुल इन्वेजन किसने की, सफल आक्रमण जो किया था ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये किया था डेरियस प्रथम ने। ये किसने किया दोस्तों, डेरियस फर्स्ट ने। ये नाम याद रखना, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था, डेरियस प्रथम ने। और इसने पता है क्या किया, डेरियस प्रथम ने इन दोनों को कब्जा लिया भाई। किस किस को, डेरियस प्रथम ने कंबोज और गांधार को जीत लिया। कंबोज और गांधार को जीतकर पता है क्या किया इसने, को जीतकर अपना 20वां प्रांत बना लिया, को जीतकर 20वां प्रांत बना दिया। पहले सुन लो भाई, ईरान में ना टोटल आप लोग लगा सकते हैं 19, जैसे हमारे भारत में आज कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना। उस समय ईरान में हक्कामनी वंश से पहले 19 राज्य हुआ करते थे। लेकिन इसने कंबोज और गांधार को जीतकर अपना ना, ईरानियों ने अपना कौन सा प्रांत बना दिया था, यानी 20 स्टेट बना दी थी। आपसे क्वेश्चन आता है ये का ये भाई। और यहां से इसने बहुत सारा पैसा वसूला भाई, बहुत ही ज्यादा। यहां से ना इसने 360 टैलेंट सोना प्राप्त किया था, सोना प्राप्त किया। जो कि ना एक तरफ ये है, मान लो यहां से पैसा आया, यहां से पैसा आया, ये पैसा 1/3 था। देखो एक स्टेट से मान लो एक है 19 राज्य, एक साइड है 1 राज्य, ये जो कंबोज 20वां। यहां से ये पता है, यहां से इन्होंने ये सोच लो 2/3 पैसा तो यहां से आता था और एक राज्य से कितना आता था, 1/3 पैसा। मान लो टोटल 4 पैसे आते हैं ईरानियों के पास। तो आपको पता है, सॉरी यहां पे देखो इस तरह इजीली समझोगे, बहुत ही ज्यादा पैसा है नहीं भारत में था। सीधी सी बात ये है, ईरान में मान लो 19 पहले थे, एक बाद में इन्होंने यहां पे कब्जा लिया। इन 19 से ये पैसा वसूलते थे 2 रुपए और यहां से वसूलते थे 1 रुपया। टोटल इनके पास आते थे कितने रुपए, 3 रुपए इनकी आय हुआ करती थी। तो 2 रुपए तो ये 19 राज्यों से वसूलते थे और हमारे इकलौते एक राज्य से इन्होंने 1 रुपया वसूल लिया था। देख लो इनसे कितना ज्यादा है, समझ आया। तो यानी अब सुनो आगे, एक तो आप लोगों को यह याद रखना था भाई, बस एक ही पॉइंट है, ईरानियों का आक्रमण। भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने किया था। ईरानियों का नाम क्या था भाई, साइरस सेकंड था, लेकिन ये असफल रहा। तो पहला सफल आक्रमण किसने किया था, डेरियस प्रथम ने किया। और डेरियस प्रथम में राजा कौन, उसने ना कंबोज और गांधार को जीत लिया और उसका 20वां प्रांत बना दिया और वहां से 300 टैलेंट सोना क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, ये शब्द याद रखना है, क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। 360 था, 40 है, 20 है, ऐसा। अच्छा भाई, इनका लास्ट शासक सुन लो कौन था। इनका लास्ट शासक था ईरानियों का डेरियस सेकंड। और डेरियस सेकंड को हराया था सिकंदर ने। अब मैं आपको सिकंदर का आक्रमण पढ़ा रहा हूं। यहां से केवल 3 ही पॉइंट है भाई और ज्यादा नहीं, कि पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने। और कौन सा था भाई, वो नाम साइरस सेकंड था, लेकिन असफल आक्रमण था। तो पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो वो डेरियस फर्स्ट था, जिसने कंबोज और गांधार को जीतकर अपना कौन सा राज्य बनाया था, बताओ, 20वां राज्य बनाया था। और वहां से कितना पैसा वसूला था, 360 टैलेंट सोना वसूला था। बताओ भाई, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। समझ आ गया। अब एक लास्ट और पढ़ा रहे हैं आज के लिए, हम पढ़ेंगे भाई सिकंदर का आक्रमण। अब हम पढ़ रहे हैं सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ। किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों, सिकंदर का आक्रमण पढ़ रहे हैं। अब सिकंदर का आक्रमण, और सुन लो जल्दी से फटाफट, सिकंदर का आक्रमण भारत पे कैसे क्या हुआ भाई। पहले इसके बारे में फैक्ट पढ़ा देता हूं, या फैक्ट पढ़ाऊं या पहले, चलो पहले स्टोरी सुन लो भाई।
पहले स्टोरी पढ़ा रहा हूं, फिर सिकंदर के आक्रमण के बारे में फैक्ट पढ़ लेंगे। पहले सुनो, सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर अटैक कर दिया था और ये भारत में ना 19 महीने रहा था। 19 माह तक भारत में रहा। 19 माह तक भारत में रहा था कौन? सिकंदर। एक एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना भाई। सिकंदर का जो गुरु था ना वो अरस्तु था। चले मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं आप लोगों को, पहले लिख लो फैक्ट। सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ पॉलिटिक्स, किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर का जो पिताजी था ना उसका नाम था फिलिप। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप था भाई, फिलिप। और सिकंदर कहाँ का था ये बताओ? सिकंदर कहाँ का था? ये यूनानी था भाई, ग्रीक का था। ये यूनानी थे और यूनानी था यानी ग्रीक था, या आप कह सकते हैं ग्रीक से अलग होके आज एक देश बन गया मैसिडोनिया। तो ये एक्चुअल में ये मैसिडोनिया का शासक था। समझ आया? इन दोनों में कोई आए तो वहीं का आंसर लगा देना। ये सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सिकंदर का जो घोड़े का नाम था ना उसका नाम था बुसेफेल्स। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बुसेफेल्स था, बुसेफेल्स। और ठीक है, सिकंदर की जो पत्नी का नाम था वो रोक्साना था। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रोक्साना। ये कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। रोक्साना। अब सुनो आगे, मैं सिकंदर का आक्रमण पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा सिकंदर की कौन कौन सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, सुनना ध्यान से। मैं सिकंदर के बारे में पढ़ा रहा हूं भाई। देखो ये है हमारा भारत, सुनना ध्यान से। भारत है, भारत में ना, भारत से थोड़ा सा इधर आएंगे ना, ये भारत है भाई। भारत से इधर आएंगे तो एक देश आता है ईरान। ईरान से इधर आएंगे तो इराक, ईरान, इराक। इधर आएंगे तो सीरिया, इधर आएंगे तो एक देश है सीरिया। इधर आएंगे तो ये है भूमध्य सागर, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये है दोस्तों मेडिटेरियन सी। और भूमध्य सागर के यहां पे एक देश था दोस्तों ग्रीक, जिसको यूनान बोलते हैं। ये पहले पूरा ग्रीक हुआ करता था, आज ग्रीक दो देश बन चुका है, एक यूनान और एक मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। अब सुनो भाई, सिकंदर मैसिडोनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था भाई। सिकंदर का जन्म कहां हुआ? मैसिडोनिया में। चले यहां पे सिकंदर का जन्म हुआ तो पूछा जाएगा सिकंदर अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर को अलेक्जेंडर बोल रहे हैं भाई, अलेक्जेंडर, सिकंदर को बोल रहे हैं अलेक्जेंडर। ईरान या इराक में, इधर ईरान इराक में कौन सा वंश राज क्या करता था? हक्कामनी वंश राज क्या करता था? हक्कामनी डायनेस्टी। भारत में इस समय था नंद वंश चल रहा था। नंद वंश का शासक था इस समय धनानंद। नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद राज कर रहा था। देखो भारत में नंद वंश का राज था, ईरान इराक में हक्कामनी वंश था, और इधर पैदा हो चुके थे कौन? सिकंदर भाई। अब सारी कहानी सुनना ध्यान से। देखो भाई, जब सिकंदर का दोस्तों सिकंदर का जन्म हुआ ना तो ये बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर तो था ही पहले से ही, लेकिन ना जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था ना तो इसके पास जो इसको गुड़ सिखाया करते थे तो वो ना इसको ना इसके पिता और इसके दादाओं के बारे में ना बड़ी बड़ी कहानियां सुनाया करते थे कि तुम्हारे पिता ने ये किया, तुम्हारे दादा ने ये किया, तू पता नहीं क्या करेगा। तो सिकंदर को डेली मोटिवेट किए। तो सिकंदर ने भी ना अचानक एक दिन सपना ले लिया कि मैं भी ना पूरे विश्व को जीत के दिखाऊंगा, कि मैं पूरे विश्व को जीत के दिखाऊंगा, यानी मैं अपने पिता और दादा से भी बड़ा काम करके दिखाऊंगा। समझ आया? ये सिकंदर ने क्या लिया? सपना लिया। और दोस्तों वो चल दिया विश्व को जीतने के लिए। सिकंदर चल दिया दोस्तों, याद रखना, सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए चल दिया, लेकिन इसको नहीं पता था ये कहां जा रहा है। लेकिन ये जीतता गया दोस्तों, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इसको नहीं पता था ये कहां जा रहा है, लेकिन ये इधर ही की तरफ आ रहा था। तो इसका पहला सामना दोस्तों ईरान इराक में एक बहुत ही शक्तिशाली वंश के साथ हुआ, हक्कामनी वंश। देखो हक्कामनी वंश से सब कोई डरा करता था, लेकिन जैसे ही सिकंदर आया ना, सिकंदर ने हक्कामनी वंश को चुटकियों में हरा दिया। और यहां का शासक था इस समय राज कर रहा था डेरियस सेकंड। डेरियस सेकंड राज कर रहा था, यानी डेरियस सेकंड को आसानी से हरा दिया किसने? सिकंदर ने। चलो भाई, हक्कामनी वंश को हरा दिया। हक्कामनी वंश को हरा के वो लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब भारत में सुनो क्या था। भारत में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, भारत में ना एक नदी है, पहले मान लो सुन लो, ये नदी है सिंधु नदी। भारत में एक नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। और सिंधु की एक सहायक नदी है दोस्तों झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। और एक और सहायक नदी है इधर झेलम के इधर एक और नदी है व्यास नदी। क्या नदी है? व्यास। अब पॉइंट सुनते चलिएगा एक बार। ये मैंने कुछ
आपको बताया है, आपको पता है। देखो सिकंदर जब भारत की तरफ बढ़ रहा था ना, सिकंदर से सब कोई लोग डरने लगे थे क्योंकि इसने हक्कामनी वंश को हरा दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल वंश हुआ करता था। दोस्तों आगे सुनो, जैसे जैसे भारत की तरफ आ रहा था ना, तो भारत में सबसे पहले इसका सामना भारत के एक लोकल जो राजा हुआ करता था ना, लोकल राजा, उसके साथ हुआ, जो था आम्बी। देखो भारत का आपसे क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का सबसे पहले भारत में सामना किसके हुआ था? एक लोकल कबीले का राजा था भाई, ये आम्बी के साथ हुआ था। ये चूसने वाली आम्बी नहीं है, ये राजा एक लोकल सरदार था, आम्बी के साथ हुआ। अब सुनो भाई, आम्बी ने ना आते ही पहले ही सरेंडर कर दिया बिना युद्ध किए, कि भाई जिसने हक्कामनी वंश को हरा दिया, तो आम्बी तो एक छोटा सा कबीला था, समझ आया, ये कैसे उसके सामने लड़ता? तो आम्बी ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया भाई। आम्बी ने किसके सामने सरेंडर कर दिया? सिकंदर के सामने। आपसे क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आएगा, याद रखना कि सिकंदर का सामना भारत में सबसे पहले किसके साथ हुआ था? आम्बी के साथ हुआ था भाई, जिसने पहले ही युद्ध के बिना ही क्या किया? सरेंडर किया। चले भाई आगे सुनो। लेकिन जैसे जैसे सिकंदर आगे बढ़ रहा था, तो सिकंदर जब झेलम नदी के किनारे पहुंचा ना, तो झेलम नदी के किनारे एक छोटा सा कबीला और आया, और इस कबीले का राजा था अब की बार पोरस था। आपने सुना होगा, कौन था? पोरस था भाई। अब सुनो, सिकंदर जब झेलम नदी के किनारे पहुंचा, तो इसने ना पोरस को कहा, भाई देख ले, आम्बी ने पहले ही समर्पण कर दिया, तो तू भी, मैं तेरे सामने चॉइस धर रहा हूं, या तो भाई सरेंडर कर दे, ना तो मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, और मैं एक बहुत ही ताकतवर राजा हूं, तू एक छोटा सा सरदार है, कबीला है। लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। पोरस ने कहा, अगर यहां से गुजरना है, अगर भारत में एंटर करोगे, तो मेरे से युद्ध करके ही आपको जाना पड़ेगा भाई, मैं आसानी से आपको नहीं जाने दूंगा। सिकंदर सोचा, भाई एक छोटा सा कबीला, इसको तो मैं इजीली हरा लूंगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच बहुत दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। पोरस ने हार नहीं मानी दोस्तों, पोरस ने हार नहीं मानी। लेकिन पता है क्या हुआ? अंततः दोस्तों, पोरस एक छोटा सा कबीला है, तो पोरस और सिकंदर की सेना अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना थी। अंततः पोरस हार गया भाई। अंततः जब पोरस हारा ना, तो पोरस की गर्दन पे सिकंदर ने ऐसे तलवार रखी ऐसे, और पूछा, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? पोरस ने कहा, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता ना, मेरे साथ वो सलूक कर दो, यानी मेरे को मार दो भाई। लेकिन सिकंदर ने पोरस की ये बात सुनकर पोरस की जान क्या कर दी? बकस दी। लेकिन उसका जो साम्राज्य था इधर, उसको हड़प लिया भाई। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, यानी फिर सिकंदर और भारत की तरफ बढ़ा। सिकंदर पहुंच गया व्यास नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन आता है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। यही फैक्ट बनते हैं, यही मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, समझ आया? अब सुनो, जब सिकंदर दोस्तों व्यास नदी के किनारे पहुंचा ना, तो इसकी सेना ने व्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को क्रॉस करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, कि हम व्यास नदी को क्रॉस नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ना इसके इधर एक छोटा सा एक वंश और था, योद्धा वंश। व्यास नदी से इधर आगे एक वंश था, कौन सा था? योद्धा वंश। आगे सुनो भाई, ये भी एक छोटा सा कबीला था। क्वेश्चन आता है, सिकंदर की सेना ने ना किस नदी से आगे जाने से इंकार किया? तो व्यास नदी से भाई, समझ आया? और व्यास का प्राचीन नाम था विपाशा। अब ना सिकंदर की सेना ने जब व्यास नदी से वापस जाने का डिसीजन लिया, तो ये वापस जा रहे थे दोस्तों, वापस जा रहे थे। देखो, जब सिकंदर का मन बिल्कुल नहीं था वापस जाने का, क्योंकि सिकंदर का मन तो था पूरा विश्व जीतने का, जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा था, तो सिकंदर की सेना ने ना हार मान ली कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम तो वापस जाएंगे। यानी दोस्तों, सिकंदर ना इस समय सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत मोटिवेट भी किया था, लेकिन उसकी सेना नहीं मानी, तो सिकंदर की सेना क्या होगी? वापस मुड़ गई। और जैसे सिकंदर की सेना वापस मुड़ गई ना, सिकंदर क्या हो गया था? बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया यहीं से, कि मेरा सपना आज मेरी सेना ने तोड़ दिया। और जब सिकंदर बीमार होते वापस जा रहे थे ना, ये अपना किसकी तरफ जा रहे थे? ग्रीक की तरफ। तो वापस रास्ते में ना इराक के पास एक जगह है बेबीलोन। इराक में एक जगह है दोस्तों बेबीलोन, और बेबीलोन में ना इसकी मृत्यु होगी 322 बीसी में। तो क्वेश्चन आता है, सिकंदर की मृत्यु कहां पे हुई थी? बेबीलोन। बेबीडोल नहीं है ये, याद रखना, बेबीलोन है। सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुई थी बेबीलोन में। क्या आपको समझ आया भाई? क्लियर है या नहीं है? सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुई थी, लेकिन सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था ना यहाँ पे पोरस पे, तो ये हुआ था 326 बीसी में। 326 बीसी में यहीं से फैक्ट बनते हैं ये। अभी मैं सारे फैक्ट लिखूंगा कॉपी में, आप सुनो आगे भाई। आपसे क्वेश्चन आएगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी से वापस जाने का डिसीजन लिया था? व्यास नदी से वापस जाने का डिसीजन लिया। अब कई इतिहासकार अलग अलग कहते हैं कि सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस क्यों गई भाई? व्यास नदी से वापस क्यों गई ये लोग?
तो इतिहास दो अलग अलग कथाएं हैं भाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई सिकंदर की सेना ना काफी सालों से लड़ती आ रही थी, वो हार चुके थे, थक चुके थे, इसलिए इसकी सेना ने वापस जाने का क्या लिया, डिसीजन लिया। लेकिन एक इतिहासकारों का मानना है और ज्यादातर यही मानना है, सिकंदर की सेना को भली भांति परिचित हो चुके थे कि अगर एक छोटा सा कबीला भारत का यानी पोरस आपके साथ ये हसर कर सकता है, तो आगे तो एक बहुत बड़ा महाजनपद था जिसका नाम था खुद मगध महाजनपद और नंद वंश का शासक था। तो सिकंदर की सेना डर गई थी और इसलिए उसने व्यास नदी से वापस जाने का क्या लिया था, डिसीजन लिया था। तो दोस्तों मैंने कहा इतिहास बहुत ही धुंधला है, अलग अलग गाथाएं हैं, कहानी स्टोरी अलग अलग है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं। तो अब मैं सिकंदर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। सिकंदर से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई वही से, ये बताओ सिकंदर का भारत में सबसे पहले सामना, सिकंदर का भारत में सबसे पहले सामना किसके साथ हुआ था? सबसे पहले सामना किसके साथ हुआ? तो वो था आम्बी के साथ। या आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारत में सरेंडर करने वाला भारत का कौन सा एक शासक था? वो आम्बी ने सरेंडर कर दिया किसके सामने? सिकंदर के सामने। आगे सुनो भाई। फिर एक आता है, इसको ना झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी का, या यूनानी इसको बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध। आपसे क्वेश्चन आते हैं सिकंदर और दोस्तों पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ भाई? पहले तो ये बताओ। आप बोलोगे 326 ईस्वी में हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था और इसलिए इस युद्ध को नाम क्या दिया गया? झेलम नदी का युद्ध, बैटल ऑफ झेलम रिवर। जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, क्योंकि यूनानी झेलम को क्या बोलते थे? हाइडेस्पीस। और झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। इसको दोस्तों वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे जाने से इंकार किया? सिकंदर की सेना ने व्यास का पुराना नाम विपाशा था। ये पुराना नाम याद रखना है, कभी ये सोचो ना याद करूं। सिकंदर की सेना ने व्यास या विपाशा नदी से आगे जाने से क्या किया था? आगे जाने से इंकार किया। समझ आया? आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सिकंदर की डेथ कहां हुई? सिकंदर की जो डेथ थी, सिकंदर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 322 बीसी में। और कहां पे? इराक के बेबीलोन में हुई थी। इराक के बेबीलोन में हुई। और इस तरह सिकंदर मर गया भाई। समझ आया? वापिस अगली स्टोरी पे आओ। यहाँ पे देखो, जब बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई दोस्तों, तब इसका सिकंदर का एक सेनापति था। यहीं पे लिख देता हूं, सिकंदर का एक सेनापति था। सिकंदर का एक क्या था भाई? सेनापति। उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसने पता है क्या किया? जब सिकंदर की डेथ हो गई यहां पे, तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने एक बार फिर से अपनी आर्मी को जोड़ा। संदीप महेश्वरी को बुलाया भाई, मोटिवेशन भाषण दिलाए कि कुछ न कुछ करके हमारी सेना क्या हो, वापस भारत की तरफ चल पड़े, हम भारत को क्या करेंगे? हराएंगे। तो सेल्यूकस निकेटर ने, ध्यान से सुन लो भाई, सेल्यूकस निकेटर ने वापस सिकंदर का सपना पूरा करने की कोशिश की और वो भारत की तरफ मूव करने लगा, भारत की तरफ बढ़ने लगा अपनी सेना को वापस लेके। लेकिन अब की बार भारत में भी तख्ता पलट हो चुका था, नंद वंश हार चुका था। अब भारत में आ चुका था चंद्रगुप्त मौर्य। अब भारत में कौन आ चुका था? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया था धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी इधर आ गया था सेल्यूकस निकेटर, इधर आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और इन दोनों के बीच घमासान हुआ था। फिर 305 बीसी में हक्का किसके? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी ही आसानी से सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और फिर एक क्वेश्चन आता है, बताओ भाई यूनानियों को हराने वाला पहला शासक कौन था भारत का? पहला शासक यूनानियों को हराने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। समझ आया? ये तो एक स्टोरी थी दोस्तों। अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर को इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब मैं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के इस अटैक के बारे में क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। ये तो मैंने वैसे ही स्टोरी आप लोगों के सामने बता दी।
क्या आपको समझ आया दोस्तों? तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही करते हैं, काफी हो गया। पहले ना धीरे धीरे सीखते जाए, धीरे धीरे फैक्ट एब्जॉर्ब करते जाना, और इस प्रकार हम अपनी कहानी को क्या करते हैं, आगे चलते रहेंगे। दोस्तों खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं, पहले बता दिया मैंने। समझ आया? आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।